ये जो कल हमने पढ़ा था उस पैराग्राफ के शुरू से मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि हमने बीच के अंदर इसको कल समय हो गया था। तो यहां से मैं इसको दोबारा अतः भारतीय कला के उद्देश्य और सिद्धांत के अनुरूप ही आत्मा में अवलोकन करना भारतीय कलाकार की विशिष्ट पद्धति बन जाती है। भारतीय कला के उद्देश्य और सिद्धांत के अनुरूप मतलब भारतीय कला का उद्देश्य और सिद्धांत, जो हमने ऊपर बात करी कि आत्मा में अवलोकन करना और किसी दूसरे भाग में नहीं। जीवन का अवलोकन आप कौन से भाग के अंदर कर रहे हो, जीवन को देख कहां से रहे हो, सारा फर्क आ जाएगा इससे। तो भारतीय कला के उद्देश्य और सिद्धांत के अनुरूप ही आत्मा में अवलोकन करना भारतीय कलाकार की विशिष्ट पद्धति बन जाती है और कला के शास्त्र के द्वारा सीधे तौर पर उस पर वैसा विधान लागू किया जाता है। तो इसकी जो टेक्निक होगी या जो कला का शास्त्र होगा, वो भी इसके लिए जिस तरीके के विधान या नियम लागू करेगा, वो बाहरी कैसे करेगा, उसके ऊपर तो वो ही विधान लागू होने चाहिए। यदि आप जीवन का अवलोकन आत्मा में कर रहे हैं, तो जीवन पे कौन से विधान लागू होंगे? आंतरिक होंगे। साधना के विधान तुरंत लागू हो जाएँगे। तो बाहरी आप जो देखते हो इससे फ़ायदा है, इसका नुकसान है, तो ये शब्द तो एकदम ही चेंज हो जाएगा जीवन से। आपके ये ऐसे जो शब्द हैं, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा? ये एकदम इस जैसे ही आपने ये जीवन के ऊपर लागू किया, ये करते ही चेंज हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ कला में करते हो तो कला चेंज हो जाएगी। उसे सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक सत्ता में उस वस्तु के सत्य को देखना होता है जिसे उसे अभिव्यक्त करना होता है और अपने अंतर्भाषात्मक मन में उसका रूप निर्मित करना होता है। और जैसे ही उद्देश्य के अंदर आपके परिवर्तन आता है, वैसे ही उसके साथ डील कैसे करोगे, उसकी टेक्नीक क्या होगी, सारा फ़र्क आ जाएगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं हम चाहते माँ का हैं, ये है नहीं। होता तो तुरंत परिवर्तन जीवन के अंदर अवश्यंभावी है। आपका वर्तमान जीवन जो है उसके कारण आप स्वयं हैं। वो वहाँ अटका हुआ है क्योंकि आप अटके हुए हो। तो ये भारतीय कला यही काम कर रही है। वह कला के प्रारूप अपनी प्रामाणिक सत्ता, अपने नियम, अपने शिक्षक या अपने संकेतों के स्रोत के लिए पहले बाहरी जीवन और प्रकृति को की ओर निहारने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो कला कर रही है। यहाँ हम कह रहे हैं साधना की बात और उसमें बार-बार फिर बाहरी प्रकृति की ओर वो डराती हैं, बाहरी प्रकृति की अपीयरेंसेस। अरे! ये नहीं होगा तो क्या होगा? डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा? ये बेसिक एक एक सिक्योर ग्राउंड या ये नहीं होगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये अगर हो जाएगा, तो जिस चीज़ का भय खा रहे हो, क्या उससे भयमुक्त हो सकते हो क्या? इसलिए ये एक ऐसा दुष्चक्र है या एक ज़बरदस्ती की प्रतीति है, जो डराती है हमको और इसका और कोई उपाय नहीं है। उसको ये कह दे जो होना है वो अभी हो जाए भई, रोज़ तो परेशान नहीं हो सकते। और होना भी क्यों चाहिए? क्योंकि जिस चीज़ को उसे अभिव्यक्ति में लाना है, वह तो सर्वथा आंतरिक होती है। अपने प्रेरक साधनों के लिए ये सारे हमने खूब-खूब खोले हैं कल। उसे बुद्धि में किसी विचार, किसी मानसिक कल्पना, किसी बाहरी भाव संवेदन पर निर्भर नहीं करना होता। अब यहाँ जितनी भी जैसे आप भजन गा रहे हैं, उसके अंदर आप एक भावना करते हैं, उसमें अपने कोई एक धारणा करते हैं ऐसी, उसके साथ आप अपने माइंड की कल्पना लगा रहे हैं, आप अपने भाव संवेदन हैं, वो उसके साथ जोड़ रहे हैं। आप जो हो सकता है वो जोड़ रहे हैं। एक तो ये चीज़ है और एक आपके भीतर से वेलिंग अप हो रही है, कोई चीज़ निकल के आ रही है। वो तो ये वाली बात का हमको ज़्यादा सेंस है नहीं, कि जो स्वतः आती है इस तरीके की चीज़, भावना जोड़ना एक चीज़ है। ये तो कह रहे हैं कला जो है अपने प्रेरक साधनों के लिए, जो चीज़ें कला को प्रेरित करती है मतलब उसको कलाकार को हाथ मूव करवाने के लिए या शब्द में, पत्थर में, किस माध्यम से वो अभिव्यक्ति करता है उस डीपर ट्रुथ की,
और वो ट्रुथ कहाँ से मिला उसको? आत्मा में अवलोकन, अंतरात्मा में अवलोकन किया उसने। उसका कारण अपन ने बताया क्यों? वो ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्योर आपका अंतरात्म तत्व है, उसकी छवि आप देख सकते हो उसमें, और देखोगे कौन से भाग से? देखने के बाद अब पहले तो देखना अपने आप में किस चीज़ की माँग करता है, और फिर बाद में उसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन करने के लिए भई आप में कोई कोई चीज़ आई, कोई भाव आया माँ के लिए। अब कोई विचार के रूप में आए ये ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं आता। विचार या कोई कोई उसमें फ़िगर इस तरीके से थोड़ी आता है। जितना ही आप डीप जाते हो, वो कोई पोर्टेंट अब किस तरीके से आता है, ये कैसे एक्सप्लेन करें? पोएट्री वाले को पोएट्री में एक्सप्रेस करेगा, जो कलाकार है वो अपनी प्रेरणा को इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा। तो ये उसके प्रेरक साधन हैं। तो प्रेरणा कहाँ से आ रही है? इसके लिए क्या तैयारी चाहिए? आप इनके लिए साथ-साथ में और भी चीज़ें तो गूँथते चलिए कि क्या ये प्रेरणा यूँ ही आ जाएगी? उसके लिए आपने तैयारी करी ही नहीं। बच्चे को सराउंड किया बचपन से ऐसी चीज़ों से, तो ये जो एक्चुअल में उसकी जो जो चीज़ें हैं, वैभव है उसके एक्जिस्टेंस के, उसको एकदम खत्म कर दिया आपने, बिल्कुल खत्म कर दिया। कोई ऊँची उड़ान भरने की चीज़ है, उसके पहले ही आप बचपन में ही और एक फैक्ट्री स्टैंडर्ड ये बना लेते हो कि सबके उगते ही पंख काट डालो, आँखें फोड़ डालो। अब क्या बचेगा उसके अंदर? पक्षी का वैभव या आपकी जो क्षमताएँ हैं, आपकी जो एस्पिरेशन है, मनुष्य के पंख तो इसी से हैं, उड़ान किससे भरेगा? अभीप्सा के पंखों को काट दिया जाए और आपके जो क्षितिज हैं, उनको भर दिया जाए ऐसे, "अरे यार! तेरे अच्छे पैसे होंगे, अच्छी पोज़ीशन होगी, देख तेरे पास भी ये होगा।" इनसे उसके क्षितिज को सामने बस इससे परिवेष्टित कर दिया जाए या इससे सराउंड कर दिया जाए। ये क्या किया भई? तूने जो अनंत आकाश हैं, वो सारे तो बंद कर दिए। तो प्रेरक साधन, इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? इनफैक्ट आज अगर कोई पुस्तक आप पढ़ते हैं, तो आप कौन से विजुअलाइज़ेशंस कहाँ से उठाते हैं? कोई भौतिक चीज़ तो पढ़ नहीं रहे। श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें कितना प्रवेश, वो शब्द आपके भीतर कौन सी चीज़ें स्पर करेगा? जब पानी गंदला पड़ा है, उसके अंदर क्या उकेरेगा वो मेरे? क्या प्रतिबिंब लाएगा? भई आप कहें मैंने श्री अरविंद की पढ़ी, ठीक बात है। अब आप जो विजुअलाइज़ेशन उठाओगे, जो उसमें जो चीज़ें आप लोगे, माइंड में वो तैयारी नहीं, भावनाओं में वो तैयारी नहीं। तो वही वाली बात है कि अगर वो शुद्धतम रूप में भी हो, तो बहुत सारे कलर हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंदर गुज़ारोगे, वो कितने रिड्यूस हो जाएँगे खाली ब्लैक और व्हाइट के टर्म्स में। तो जितनी सूक्ष्म चीज़ें एक लाइन में श्री अरविंद इतना पैक करके दे रहे हैं और आप कह रहे हो मैंने इतनी बार तो सावित्री पढ़ ली, इतनी बार ये कर ली। आप 1,00,000 बार इस टीवी के माध्यम से गुज़ारो, वो ब्लैक और व्हाइट में ही तोड़ेगा। तो ये तैयारी की कोई सेंस नहीं, क्योंकि सेंस ही नहीं है कि इनमें क्या चीज़ पैक होके आ रही है। तो प्रेरक साधन, मैं ये फंडामेंटल्स के अंदर की कौन-सी चीज़ हमको रोक भी रही है। बच्चा कहाँ से ग्रहण करेगा? भजन गा रहा है तो कहाँ से ग्रहण करेगा वो? संगीत के अंदर उसने गले की तो तैयारी कर ली, पर जो बात दे रहा है अगर उसके पीछे वो चीज़ नहीं है, मीरा का संगीत दे रहा है और वो वहाँ से उसको सेंस ही नहीं है, उस रेल्म का ही सेंस नहीं है। पायो जी मैं तो गुरु चरणों में विश्राम, मान लीजिए ये। अब ये कोई बात थोड़ी है, ये तो डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। गुरु चरणों में पहले तो गुरु मिले और फिर उनके चरणों में विश्राम पाओ आप। विश्राम कब? कि जी मैं तो बहुत तकलीफ पा के आया हूँ। बहुत मेरे को छल लिया है हर चीज़ ने और मैं हर जगह बहुत ही पीड़ा पाया हूँ। अब मैं सही जगह, अब मैं घर आ गया। जैसे कितने लोग जो माँ से मिले और माँ से तुरंत मिलके गए, घर आ गए। ये वाला भाव, ये आ जाए। इसको अब आप कोई शब्द के माध्यम से अभिव्यक्ति करेगा, डिपेंड करता है। और अभी कोई कला के कला का कौन-सा माध्यम? इसको अगर पत्थर में देना चाहो, कैसे दोगे?
ये वाला भाव आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वाला आए, आप उसको कोई एक काव्य दो और उसको कहो चल इसको पत्थर पे उकेर, ऐसे थोड़ी होगा कोई। वो तो बाज़ारू चीज़ हो गई। मेरे को ये वाली चीज़ चाहिए, हाँ जी, हम बना देंगे। मेरे को ये चाहिए, ये बना देंगे। ये तो बाज़ार हो गया, बाज़ार थोड़ी। ये तो आपका पहले तो टेम्परामेंट, आप उस जगह अपने आप को रखे हुए हैं। आप भीतर प्रवेश करते हैं। कोई सत्य उसके और वो सत्य किस कारण से आपको साक्षात्कार किया गया है। और फिर अब आपकी जो एक्सप्रेसिव पावर और अगर इतना आप ट्रांसपेरेंट हो, तो उसकी पावर भी वो चीज़ लेके आ जाती है। ये सामान्य चीज़ें नहीं हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप कल्पना तो करके देखिए कि आपकी कल्पना या अपने विचारों को एक शब्द में फ़ॉर्मूलेट करके देखिए कि क्या आप मौलिक प्रार्थना तो कर सकते हैं क्या माँ से? एक आपने इतना प्रार्थना और ध्यान पढ़ा है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एक मौलिक प्रार्थना क्या आप फ़ॉर्मूलेट कर सकते हैं? कोई मौलिक इमेजिनेशन कर सकते हैं? एक्सप्रेस करना तो बाद की बात है। तो प्रेरक साधनों के लिए बुद्धि में विचार हमारे हैं नहीं वर्तमान में एज़ सच। मानसिक कल्पना और कल्पना का भी तो क्षेत्र छोटा थोड़ी है। इस जगत में जो भी चीज़ें अभिव्यक्त हुई हैं, कल्पना जो अनअभिव्यक्त चीज़ है, उसको अभिव्यक्ति के दायरे में ले आती है। कल्पना बहुत बड़ी शक्ति है। इनफैक्ट सारा आपका जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, अगर कल्पना शक्ति एक जगह जाके रुक जाए, आगे इस फ़ील्ड में भी कोई नवाचार नहीं हो सकता। तो मानसिक कल्पना, ये मनुष्य के ऐसे साधन हैं जिनमें ये हो उसको बड़ा जीनियस माना जाता है। पर भारतीय कला अपना आधार इनको नहीं बनाती। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि इनकी लिमिट क्या है? इनका प्रोविंस क्या है? बुद्धि में विचार, विचार और कोई ये तो नहीं कह रहे निचले से निचला, विचार का प्रोविंस क्या हो सकता है? मानसिक कल्पना, उसका प्रोविंस क्या हो सकता है? और बाहरी भाव संवेदन, इसमें तो भाव संवेदन तो पूरा उद्दीप्त कर देगा आपको। सारा भजन, सारी चीज़ें, भावना इन पे निर्भर नहीं करता। तो प्रेरणा कहाँ से ग्रहण कर रहा है वो? ये हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, हमारी लेयर्स हैं और मैकेनिज़्म अलग है। अगर इस मनोभाव से आप ये समझ जाओ, तो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करोगे कला से। उस कलाकृति से आप ये वाली बातें, जो जिस तरीके का भद्दा विवेचन ये किया जाता है किन्हीं मूर्तियों का, भारतीय जो कलाकृति का, देखो इसके अंदर ये भी और फिर साइंटिफिक बताने का, अरे ये तो एकदम ही निचले स्तर के ऊपर, ये तो अपन बिल्कुल बॉटम के ऊपर ही आ गए। ये कोई भी ऐसा भाव संवेदन, आप मानवीय भावों की उसमें देखो, अरे वाह! कैसी पराकाष्ठा हो गई इनके चेहरे के अंदर उसमें, वो आप उसमें अगर वो ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप गलत जगह खड़े हैं। वो प्रेरणा ही नहीं मिली, एक्सप्रेस कैसे कर देगा? प्रेरणा के साधन ही उसके ये नहीं हैं, साफ-साफ बात है ये। हम इससे परे की सोच नहीं सकते। ये अगर बातें हों कि बुद्धि में कोई विचार, मानसिक कल्पना और भाव संवेदन, तो हम कहते हैं यार बड़ा सुरुचिपूर्ण आदमी है। अगर घोर रूप से पाशविक नहीं है, ये वाले पार्ट है, तो हम कहेंगे यार इसमें थोड़ा है। और यहाँ ये वाली बात ही नहीं है। अपितु आत्मा के एक विचार, उसकी छवि, उसके एक भाव संवेदन पर करना होता है और मानसिक प्रतिरूप तो केवल मूल भाव को अभिव्यंजनकारी एक्सप्रेसिव रूपों में ढालने में गौण सहायक चीज़ें हैं। ये क्लास लेना अपने आप में कोई मूल भाव थोड़ी है भई। ये कोई एक चीज़ आई, इसीलिए बार-बार मैं कह रहा हूँ साधना एक ऐसी कला है, एक ऐसी चीज़ है। आपने कोई एक चीज़ का साक्षात्कार हुआ, कहने तो माँ सर्वोपरि ये होता थोड़ी है, कदम थोड़ी उठते हैं। जीवन ढालता कौन है भई? तो आपने किसी सत्य का साक्षात्कार किया, अगर नहीं किया तो आपके टर्न नहीं होंगे, बस। तो आपको वो साक्षात्कार हुआ और उसके बाद और मानसिक प्रतिरूप तो केवल उसके अंदर आप जितने भी कर्मों में अपने आप को डालते हैं, वो तो गौण सहायक चीज़ें हैं, सेकेंडरी चीज़ें हैं ये और कुछ ही अंश में रंग और रूप प्रदान करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये साहब ये तो बहुत अच्छे व्याख्यान करता है इसमें।
उसकी बजाय वो और बेटर स्थिति में हो सकता है जिसको कोई नहीं जानता, इवन आश्रम में कोई नहीं जानता और वो 30 साल से खाना बना रहा है। क्या फ़र्क पड़ गया इससे? और एक वही व्यक्ति साहब ये तो एम्बेसडर है हमारे आश्रम का, ये तो देश-विदेश के अंदर भ्रमण करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो खाना पका रहा है, वो बेटर ऑफ हो सकता है। और ये है, यदि ये अपने एक कर्म के रूप में माँ ने उसको कोई काम दिया, उसको बड़े निष्ठापूर्वक वो कर रहा है, वहाँ तक तो है ठीक। अगर उससे ज़्यादा वो कोई दुकानदारी करता है, तो वो नीचे गिर गया। ये कर्म नहीं रहा, ये माँ की सेवा नहीं रही, कोड हो गया ये तो। कौन बच जाए अब इससे? कौन फ्रेश रह जाए इस बात से? तो ये रंग और रूप खाली बाहरी ये सहायक चीज़ें हैं भई। आपकी फैकल्टीज़, आपकी ये चीज़ें, यही कला के अंदर है। उसके लिए जो माध्यम है और है, उसकी डिज़ाइनें हैं, वो मूल जो भाव है, तो वो क्या भाव है भई? पत्थर के अंदर कुछ तो करेगा, ये थोड़ी कि अनगढ़ यूँ ही एक ब्लॉक छोड़ देगा। रेखा भी बनाएगा, फिगर भी बनाएगा, उसमें डिज़ाइन भी डालेगा। हाथों की मुद्रा या हाथ बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, चेहरा बनाना है। डिपेंड करता है उसको क्या साक्षात्कार हुआ है, कौन-सी बात वो सामने और कैसे लाएगा। रूप में तो आता नहीं वो विचार। वो तो पोटेंट किस तरीके से आता है भई, आप अपने अंतरंग मोमेंट्स के अंदर आप देखो, क्या किस रूप में आती है कोई चीज़। जब जीवन के प्रति एक जुगुप्सा आई, एक डिस्गस्ट आई, अरे ये जीवन क्या है घृणित जीवन, तो उसमें कोई रूप थोड़ी है एज़ सच या जो इंटेंसिटी है उसके पीछे कोई विचार नहीं, विचार में कोई ज़रूरी नहीं है इंटेंसिटी हो, पर एक भाव कोई उस समय दर्ज करता है। ये प्रक्रिया एक जानने की कोशिश करो, ये कैसे आती हैं और आपकी बाहरी चेतना में या मानसिक चेतना में दर्ज कैसे करती है चीज़ें। पहली बात तो ये आधार नहीं है कलाकार का, उसका आधार बिल्कुल अलग है। वो यहाँ से अपने रूप, रंग ये चीज़ें नहीं उठाता और बाहरी और विचार भी अपना हमारा जो माइंड है उससे एक्सप्रेस नहीं करता, वो अंतर्भाषात्मक मन में उसके रंग रूप गढ़ता है। या फिर अगर वो और खुला है उस चीज़ से तो वो चीज़ उसके हाथों को काम में लेती है। ये बिल्कुल अकल्पनीय हमारा जो काम करने का या जीवन में व्यवहार करने का तरीका है, ये बातें उससे अलग हैं। ये तरीका हमारे तरीकों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम अगर इस मनोभाव से नहीं जाएँ, कलाकृति नहीं ना जीवन के बारे में समझ सकते, ना हम जो आध्यात्मिकता और की बात कर रहे हैं, बातें करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि हम सोच रहे हैं उन्हीं टर्म्स के ऊपर होती है आध्यात्मिकता, उन्हीं शब्दावलियों में होती है। अरे वो नहीं है भई। आपको वो शब्द फ़ैमिलियर लगते हैं, समर्पण, ये वो, पर ये नहीं है वो बात अलग है। भौतिक रूप, रंग, रेखा और योजना, डिज़ाइन, अभिव्यंजना के उसके भौतिक साधन हैं, परंतु उनका उपयोग करते हुए वह प्रकृति की नकल करने के लिए बाध्य नहीं है। ये भी कल अपन ने बात करी, बाध्य नहीं, वो तो उसको सबड्यू करता है, दबाता है उसको। अपितु उसे रूप तथा अन्य सभी कुछ इस प्रकार बनाना होता है कि उसके अंतर्दर्शन को प्रकाशित करने में अर्थपूर्ण हो। एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करता। एक फूल पत्ती एक्स्ट्रा कि मेरा पांडित्य इसमें दिखा दूँ या मेरी पारंगतता दिखा दूँ, है ही नहीं उस चेतना में वो, कभी भी नहीं करेगा वो। वो एक ध्यान की स्थिति के अंदर है। अगर वो ऐसी स्थिति में नहीं आओ, पत्थर के अंदर आप वो भाव, मानवीय भाव की पराकाष्ठा आप पत्थर की मूर्ति के ऊपर आप कैसे लाएँगे? मानव चेहरा है, वही आपके भाव को अच्छा रिफ्लेक्ट कितना करता है? आपके अंदर हो सकता है भावना खूब हो, चेहरे के ऊपर आती है जितनी आती है। आप में माँ के लिए खूब हो, कर्म में आती है उतनी आती है। तो यहाँ तो सीधे-सीधे ये तो लाइफ़ इसको एक्सप्रेस उतना नहीं कर पा रही है, आप तो मैटर की बात कर रहे हो। पत्थर, आप में कोई चीज़ का अंतर्भास होना एक चीज़ है, उसको वहाँ लेके आना। अरे! अभी छेनी हथौड़ी क्या आप कंप्यूटर से भी अगर वो एग्ज़ैक्टली वैसा का वैसा आजकल आपके पास मशीन है, तराश दोगे, तो भी वो भाव कहाँ से ले आओगे? ये तो आयाम ही दूसरा है।
वो न तो उस माध्यम के ऊपर डिपेंड करता, न उस धातु पे डिपेंड करता। ये भाव तो अलग चीज़ है और ये उसका मोहताज भी नहीं है, न ये पत्थर में होता और वो लाया कैसे उसके अंदर? आप कल्पना तो करो इस चीज़ की, हम कैसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इसलिए बार-बार, बार-बार ये चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए कला एक ऐसा क्षेत्र है, न तो हम कभी दोबारा कोई इसमें जाने एज़ सच, न हमारा डायरेक्टली इससे, पर हाँ, कला के माध्यम से ये वो क्या कार्य कर रहा है, यदि जीवन का जिसके लिए हम एस्पायर कर रहे हैं, उसको एक विंडो बना ले कब इसको कला को या जो भी कोई चीज़ आए, उसको तो खाली एक आयाम बनाएँ, उसको तो एक एक साधन बनाएँ, जो वास्तव में हम जीवन जिसके लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त पेडेस्टल बन सकता है। और ऐसा यदि केवल या सर्वोत्तम रूप से कुछ संशोधन या फेरबदल, किसी भंगिमा, किसी हल्की-सी रंगत या प्रतीकात्मक भिन्नता, अपने चेहरे के ऊपर प्रतीकात्मक भिन्नता, सामान्य कान की लंबाई उतनी नहीं होती, जितनी कि वो बना देंगे बुद्ध के कान की। या कोई ऐसी उनकी आँखें इतनी तैरती हुई कि कह रहे हो यार फिज़िकल आँख तो ये इतनी नहीं होती। तो वो फिज़िकैलिटी दिखाई नहीं रहा। उससे तो बेचारा पिंड छुटा रहा है, फिज़िकैलिटी में तो तू रह ही रहा है। अरे फिज़िकल से तो हम परेशान हैं ही। ऐसी चीज़ें जिनको यहाँ एक्सप्रेशन के लिए सारी चीज़ बनी है, वो सामने लाओ, उसी का तो आनंद है। आप हार्ड फैक्ट्स मूवीज़ में दिखाने शुरू कर दो। महाराणा प्रताप का शौर्य दिखाने की बजाय एक्चुअल महाराणा प्रताप की सोते की रात को 12 घंटे की रिकॉर्डिंग कौन देखेगा? 1 मिनट भी नहीं देगा। क्या देखोगे उसके? सब महाराणा प्रताप है तो हैं, बहुत अच्छी बात है। उसकी बजाय कोई एक्टर उनको इनेक्ट कर रहा है। अरे वाह! भले उसमें एक्चुअल वाले व्यक्ति ना हो, पर वो चीज़ हम किस चीज़ को अडोर करते हैं, उस विचार को, वो आत्मिक क्षण जो दर्ज हो गया यहाँ उसको, न कि एक्चुअल वो व्यक्ति क्या रहा, उससे क्या मतलब है? आप ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर। अगर मैं एक्चुअल की भी रिकॉर्डिंग ला के ये कह दूँ, ये लो साहब, क्या देख लोगे? माँ की अब रिकॉर्डिंग्स सारी यूट्यूब के ऊपर हैं। फिर सारे दिन देख के हम क्या कर रहे हैं उसका? पहले शुरू के अंदर बड़ा चार्म था, देखो माँ की ये लाइव। अब तो हर मोबाइल के ऊपर है, कितना का आप समय दे रहे हो, दिन के अंदर कितनी बार देखते हो उसको? वो बात जो सतत संपर्क आपका है, वो तो दूसरी चीज़ से है। वो तो आपके हृदय में कोई चीज़ से आप सतत संपर्क में आ सकते हो और वो बात दूसरी है। तो प्रतीकात्मक भिन्नता द्वारा ही किया जा सकता है, जो भौतिक प्रकृति में नहीं पाई जाती है, तो वह इसका प्रयोग करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, क्योंकि वह उसकी अंतर्दृष्टि के समक्ष सत्य है। तो यहाँ का जो जो कलाकार है या फिर बाद में कोई जो काव्य की रचना कर रहा है, उसका प्रयास ही नहीं है वो चीज़ें लाने का। और आप उसका विवेचन खाली अपनी और अब जो विवेचन कर रहे हो, एकदम यूटिलिटेरियन स्पिरिट से कर रहे हो या एकदम पाशविक आपकी वृत्ति से कर रहे हो, तो उसमें आप उन सत्यों का, अरे यार वो भाषा का ही नहीं पता और तू उसके काव्य का विवेचन कर रहा है। सामान्य भाषा का ही नहीं पता मेरे को और मैं उसके टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति है, संस्कृत का मेरे को क नहीं पता और मैं संस्कृत का जो टॉप मोस्ट कोई काव्य है, उसकी अभिव्यक्ति का उसका मैं विवेचन कर रहा हूँ। उससे भी खराब प्रयास करते हैं हम, जब हम विवेचन करते हैं या ये इस तरीके से प्रवेश अनधिकृत प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। और उससे ज़्यादा ये ऑडेसिटी कि हम उसके ऊपर फिर बाद में कुछ निर्णय सुनाते हैं। भारतीय कला ये, भारतीय संस्कृति ये बड़ी फ़ार ऑफ चीज़ है, जो भौतिक मन से नहीं, आपके भीतर अगर आंतरिक दृष्टि है, आपका रुख ये है, तो ये अपने आप को रिवील करेगी। अब संगीत है कोई ज़बरदस्ती मेरे को जल्दबाज़ी है, थोड़ा-सा जल्दी से संगीत सुना दो 15 मिनट में मैं सुन के भाग जाऊँ। हाँ, फिर भी वो आप पे कुछ तो आप जिस अवस्था में आए हो, थोड़ा बहुत अगर कान में चला गया, जो कि है तो मुश्किल, पर आपको मेरे को बड़ी जल्दबाज़ी है, तो संगीत क्या कर लेगा इसके अंदर? और जिस चीज़ को वह देख रहा है और अभिव्यक्त कर रहा है, उसकी एकता से ही उसे एकमात्र सरोकार है, कलाकार को। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब ये वाला जो है, रेखा, रंग और बाकी सब कुछ से तो उसे सर्वोपरि नहीं, अपितु न्यूनतम सरोकार होता है। उसको कोई न्यूनतम सरोकार है।
मतलब इस चीज़ से उसको बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है। जैसे हम कहें माँ से हमारा क्या सरोकार है पूरे दिन में, देख लो कितना समय देते हो। लिप सर्विस है एक तरीके की। बाकी सरोकार तो हम तो सब जानते हैं कि कितना क्या कर पाते हैं। क्योंकि उन्हें अपने ऊपर उन अगणित चीज़ों का भार वहन करना है, जो उसके मन में पहले से ही आध्यात्मिक रूप ग्रहण कर चुकी हैं। बहुत ही ये अचिंत्य बात है कि उसके अंदर पहले ही वो भार है उसके ऊपर एक्सप्रेशन का। आपके भीतर अगर ये चीज़ आ गई, माँ का वाक्य आ गया तो उसका एक वज़न है एक्सप्रेशन का, भार कोई दबाव नहीं। पर हाँ, अगर वो कोई चीज़ जो कलाकार है उसकी ऐसी चीज़ आ गई उसको एक्सप्रेस करना ही है। अगर उसको कोई डीपर शब्द मिला है तो एक्सप्रेस करना ही है। नहीं तो एक्सप्रेशन कैसे होगा उस चीज़ का? और ये जगत है ही इस चीज़ के लिए। दिव्य से दिव्य चीज़ें के प्रति आप खुलो और उनका यहाँ एक्सप्रेशन करो। शिक्षा, तैयारी सारी इसके लिए है और कोई दूसरा काम है ही नहीं, इतनी बात तो कलाकार के समझ में आ गई। हम करें साधक या साधना या माँ से प्रेम, आपका न्यूनतम सरोकार किस चीज़ से होना चाहिए ये देख लो। ये तो एक कलाकार की बात चल रही है, खाली एक कलाकार की बात चल रही है ये, कि उसको न्यूनतम सरोकार है, किससे? रेखा, रंग और बाकी सब डिटेल्स। हमारे लिए जीवन के रंग किससे भरते हैं? हम किस चीज़ से रंग भर रहे हैं जीवन के अंदर? रेखाएँ, डिज़ाइन्स मतलब आपकी योजनाएँ जीवन के अंदर, क्या हैं वो? तो कौन-सी वाली होंगी इसमें? इनसे उस कलाकार को न्यूनतम सरोकार होता है। न आपके बाहरी ढाँचे, न आपके पारिवारिक ढाँचे, आपके कोई जो कुशल-क्षेम के कोई भी ढाँचे हैं, उनसे इस कलाकार को या जो हम माँ की ओर जाना चाहते हैं, उनकी आइडियल स्थिति ये है, तो कला आ सकती है। तो या फिर आप जीवन जी सकते हो, अगर दोनों को देखें। क्योंकि उन्हें अपने ऊपर उन अगणित चीज़ों का भार अगर ये आप ढोते रहोगे, आपके पास भार तो दूसरा है। एक भी चीज़ से संलग्न रहते हो, मेरा ये, तो वो वाला काम आप कभी नहीं कर सकते, ये भूल जाओ आप बिल्कुल। और अगर सीरियस हो, तो आपको आज से ही बंद कर देना चाहिए या कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। नहीं तो वहम में निकल जाएगा, निकल ही रहा है। तो उन्हें अपने ऊपर उन अगणित चीज़ों का भार वहन करना है। ये तो कोई हम में से कोई ऐसा हो जिसको ये महसूस हुआ हो, अरे उसको ये करना है, मैं मेरा एक दिन भी कैसे खो सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ें और आपको ये कोई अहंकार के रूप में नहीं, आपको ये लगता है माँ ने जब आपकी ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए करी, एक दिन भी, भैया आपको कमांडो ट्रेनिंग दी गई है, तो उसके अंदर भी वो कहेंगे यार तेरी स्पेशल ट्रेनिंग हुई है। आप सारों को जिस तरीके से ये पूरा विवेचन किया जा रहा है, आप इस चीज़ को पढ़ के, आप इसका भार कैसे नहीं वहन करते भई? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे नहीं है? आपको तो ये चीज़ें सुनने नहीं मिलती, तो फिर एक भार तो हो गया इस चीज़ का। और अगर उस भार को वहन नहीं करते या उसको हम इर्रेस्पॉन्सिबल होके बस आँखें बंद कर लेते हैं, तो उसके सारों की अपना है भई। ये समय आप अगर कौन-सी चीज़ को दे रहे हो? ये पता चलने के बावजूद भी अगर मैं जीवन को नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है, जो इसके बाद भी मेरे को नहीं जाने दे रही। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद भी इतना पावर आपको मिलता है, चेतना मिलती है, श्री अरविंद की कृपा है। फिर मोल्ड नहीं कर पा रहे, तो क्या आशा करते हैं? इसके बिना कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? तो ये कलाकार को इनसे अगर सरोकार रखेगा, वो बेचारा कभी कर ही नहीं पाएगा। यही बात जीवन में सोच लो आप। अगर वो एक रेखा पर भी सरोकार रख लेता, चल एक तो आउटलाइन दे दूँ, वो ध्यान से नीचे गिर गया। तो आप ये सोचो थोड़ा-सा चल ये तो कर लूँ, हम तो चला-चला के योजनाबद्ध तरीके से ये कर रहे हैं और फिर आशा ये कर रहे हैं वो दूसरे वाली चीज़ की। मैं इसको इसलिए जीवन से क्योंकि कला के अंदर हम में से तो कोई सा है नहीं और अगर हो तो भी उसका विशेष लाभ नहीं। अगर ये वाली चीज़ को चूक जाएँ, हम सारा प्रयास इसमें केवल ये है कि अंतरात्मा जिस चीज़ के लिए आई, वो चीज़ सामने आए, उस चीज़ के लिए आप मेरी, मैं आपकी जो सहायता है श्री अरविंद के शब्द उसमें करें। इसके लिए है ये सारा यज्ञ जो है वो कोई कला का विवेचन करने के लिए या अपने आप में इन किन्हीं भी चीज़ों के लिए नहीं है।
और ये नहीं करते तो इसका भार है हमारे ऊपर, जो उसके मन में पहले से ही आध्यात्मिक रूप ग्रहण कर चुकी है, ये हमको टटोलना है। हमारी एस्पिरेशन क्या मूर्त रूप उसका क्या है, इससे आँखें न चुराइए। इसको जो है वो रूप अगर है तो देखिए, नहीं है तो फिर नहीं है भी और तो क्या रास्ता हो? उदाहरण के लिए उसे हमारे लिए बुद्ध के मानवीय चेहरे और शरीर की या उनके जीवन के किसी एक भावावेश या घटना की प्रतिकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई बुद्ध का चेहरा दिखाने के लिए क्यों दिखाएगा? यहाँ तो इन्होंने गुफाएँ की गुफाएँ सारी बना दी। सोचिए आप क्या कर रहे थे? और अगर हर कलाकृति उसी भाव से भावित है, अब बताओ राष्ट्रीय आपका जो वातावरण है वो क्या है? ध्येय क्या है? ऐसे तो है नहीं कि कुछ ऐसे कुछ लोग एक वर्ग है उसको निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है यार तुम जाओ, समाज से तुम्हारा क्या संबंध है? समाज तो अपने ही उद्देश्यों की पूर्ति के अंदर लगा रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। सोचिए एक कॉमन जो ग्राउंड है या अंडरस्टैंडिंग है या रुख है या भाव है समाज का, तो उसकी राजनीति क्या होगी? उसका समाजशास्त्र क्या होगा? उसकी शिक्षा क्या होगी? तो इसलिए आज जो आप इतिहास पढ़ रहे हो, अगर वो ये चीज़ नहीं बताता या उसका सेंस नहीं है, तो आप देख लो वो इतिहास कौन-सा होना चाहिए। आप इन जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो चीज़ें बच गई काल के कुठाराघात से, इसको कैसे रिफ्यूट कर दोगे? ये तो हैं, अगर वो हैं, तो किस भाव में वो बनी हैं? तो इतिहास अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इतिहास झूठा है। भई आपने अपने हाथ से जो कार्य किया है, मैंने अपने हाथ से शहद निकाला, उसकी प्रामाणिकता है या कोई दूसरे कंपनी का शहद निकालोगे, उसकी प्रामाणिकता है? तो ये मूर्तियाँ, ये साहित्य, ये सारी चीज़ें आपको भर-भर के प्रमाण दे रही हैं इस संस्कृति का और फिर भी हम जैसे ही इसका पढ़ते हैं कि इस संस्कृति का इस काल में ह्रास हुआ, पता नहीं कैसे ही हमको अच्छा लगता है, अरे वाह! देखो इस समय ह्रास हुआ। तुम चाहते क्या हो भई? सारों के कान में ऐसे मिश्री सी घुल जाती है, वो तैयार बैठे रहते हैं, देखो इसका पतन हुआ, देखो इसका ह्रास हुआ, तो ये चीज़ें आई, तो ये प्रथाएँ आई। ये समझ ही नहीं आती कि आप इसको वैभव में आनंद ले रहे हो या इसके पतन में आनंद ले रहे हो। हमको सेंस ही नहीं है पतन है भी या नहीं है और है तो है। आप तो पहले इसमें तो प्रवेश करो। मैं एक व्यक्ति की हाईएस्ट अभिव्यक्ति में रस लेऊँ या वो सुबह जाके विष्टा क्या छोड़ के आता उसमें रस लेऊँ। अब ये देख लो हमारा किस तरीके की मानसिकता है। फिर बातें करें साधना की, जीवन में आदर्शों की, इनकी, ये हमारी वस्तुस्थिति। तो उसका प्रयास बुद्ध की आकृति के माध्यम से निर्वाण की शांति को प्रकट अब एक विचार आ गया है और खाली विचार नहीं है, निर्वाण की शांति के विचार से आ सकती है क्या ये? या कल्पना हो सकती है क्या निर्वाण की शांति? स्टेट है ये और वो स्टेट अपने पूर्व तैयारी की माँग करती है। ये जो स्टेट है, निर्वाण की शांति, पहले तो आपने महसूस कर लिया। अब आपके अंदर कलाकार का स्वभाव है, आपको वो योग्यता, क्षमता वो मिली है। फिर आप उसके लिए अपने आप को ये कि भी मेरे को प्रेरणा है ये बनाने की। शांति एक सामान्य सामान्य इन द सेंस आध्यात्मिक जीवन के अंदर जाता है तो एक कॉमन एक्सपीरियंसेस के अंदर है। निर्वाण की शांति नहीं, शांति अपने आप में। पर सारे ही कलाकार थोड़ी हो जाते हैं। सारे ही कोई एक्सप्रेस एज़ सच थोड़ी करते हैं, इन माध्यमों जिसको कला कहें। अब इसको आया वो कलाकार को, अब वो कलाकार है या साधक है या क्या है वो देखो आप। उसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। फिर निर्वाण की शांति को प्रकट करने के लिए होता है और इसमें हर ब्यौरे और अतिरिक्त वस्तु को इस उद्देश्य की पूर्ति के साधन या सहायक में बदल देना होता है। यही हमारे जीवन के लिए है। अगर वो उसके लिए आपको हिंड्रेंस है तो बंद कर दो। अभी तो हमारे खुद के हैं, एक्स टू ग्राइंड है, नहीं यार ये तो करना ही है। अब माँ के तरीके से इसको लपेटने की कोशिश करो, थोड़ा-सा अच्छा इसके ऊपर रंग जमाओ, दूसरों को लगे हाँ भाई मैं भी ये माँ के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या लेना-देना है इस बात का? इसके लिए कलाकार को क्या तैयारी की ज़रूरत है? अगर हम सीरियस हैं जीवन में इसके लिए तो हमको क्या तैयारी की ज़रूरत है? और जब उसे कोई मानवीय भावावेग या किसी घटना को भी चित्रित करना होता है, कोई फिगर्स ही फिगर्स थोड़ी दिखाता रहेगा और वो फिगर दिखा भी नहीं रहा। बुद्ध बनाने के लिए बुद्ध की प्रतिमा नहीं बना रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर रहा ये काम।
और आप हर प्रतिमा के अंदर, चाहे वो आपको आइडेंटिकल लगे, जो उसका आत्मिक भाव है, जो क्षण है, वो उसके अंदर क्या चीज़ लेके आता है। और इसमें एक और विचित्र बात है कि मानवीय हाथों को कोई दूसरी पराशक्ति है, वो काम में ले लेती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्वयं कलाकार है, उस विषय में इतना सचेतन हो। हाँ, किसी शक्ति के संपर्क में है, क्योंकि सचेतन होके भी आप ज़बरदस्ती किसी पत्थर के चेहरे पे ये निर्वाण की शांति कैसे लेके आ सकते हो? पत्थर पे तो निर्वाण की शांति कैसे आ जाए भई? ये तो बात ही कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ जो जो माध्यम आपका नमनीय है, जैसे कलर, कलर तो बहुत मैलिएबल है, फ्लो करता है, उसमें शेड्स हैं, चीज़ें हैं। इसमें ही संभव नहीं है, मुश्किल है। कैसे लाओ चेहरे के ऊपर वो वाली बात? आप कह रहे हो हम पत्थर में, काँसे के अंदर। आप सोचिए हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं। ये कैसी कैसी चीज़ें हैं ये? और जब उसे कोई मानवीय भावावेग या तो चित्र तो तब सामान्यतः ऐसा अकेले इसी हेतु से नहीं किया जाता, अपितु इसके साथ या उससे अधिक आत्मा में कुछ अतिरिक्त वस्तु भी होती है जिसकी ओर वह संकेत करता है या जिससे वह आरंभ करता है, या उस क्रिया या कृति के पीछे कोई शक्ति होती है जिसे उसकी योजना या रूपरेखा के भाव में प्रवेश ही करना होता है, और प्रायः वही वास्तव में मुख्य वस्तु होती है। अगर उसके वही हमारी जो घृणित योजनाएं हैं जीवन को लेके वो हो कलाकार के, क्या ये चीजें आएंगी? उसका भाव उसकी कृति को दिव्य बना देता है। तो हमारे जीवन को यदि दिव्य बनाना है, तो क्या करने की आवश्यकता है? बड़ा क्लियर है। इसमें अगर हम जानबूझ के भ्रमित करें, तो इसमें कोई इम्प्रेस नहीं होगा इस बात से। हमारी खुद की चेतना नहीं होगी और जिसको हम चाह रहे हैं, भई हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं होगा। या फिर ये कि हम तो बड़े इनसिंसियर हैं, इससे भी नहीं होगा। इनसे किसी से भी, इन दलीलों से, बातों से इनसे नहीं होगा। प्रवेश करने से होगा। किसी फल का या किसी चीज़ का रस उसको मुँह में रख के, उसको चबा के, उसका आनंद लेने के अंदर होगा। उसकी तैयारी करो, उसके अंदर भीतर प्रवेश करो और उसकी कृति को देखने वाली आँख के माध्यम से उसे न केवल बाहरी आत्मा के उत्साह को ही आकृष्ट करना होता है, आत्मा के उत्साह, बाहरी आत्मा के उत्साह को, आपके एस्थेटिक्स या डीपर विचार, भई आज जिनको आप तैयार कर रहे हैं कला के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति से बेटर इक्विप्ड है एज़ सच। एक सामान्य व्यक्ति है, वो तो कला के सामने आएगा, क्या विवेचन करेगा उसका? हाँ, अगर उसके अंदर कोई आत्मा की ऐसी चीज़ है, कोई बहुत कल्टिवेटेड व्यक्ति है, श्री अरविंद गए करनाली के सामने, अरे! क सा साक्षात दुर्गा यहाँ मेरे को सामने नज़र आई। या चैतन्य महाप्रभु कई जगह, रामकृष्ण जी जाके जो पहाड़ है, मतलब आपके ये जो गोवर्धन है, उससे लिपट गए। अब इसकी तो कोई फिगर भी नहीं है। उसमें क्या चीज़ है जो सुंदर हो सकती है? भई आपके भाव है, एक चीज़ हो सकती है। वो भाव आपको वो पत्थर नहीं दिखाता, आपको वो विग्रह दिखाता है भगवान का, पर यहाँ तो बात ही दूसरी थी। रामकृष्ण जी गए कि मैं तो दोबारा लौट के नहीं जाऊँगा, फिर उनको ये समझाया बड़ा कि आप देखो वहाँ प्रॉमिस करके आए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा हाँ, प्रॉमिस करके आए थे। ये फिर बाद के अंदर जो ये चातुर्मास के समय चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे, तो इनके जितने कितने भक्त हैं और हैं, वो सारे इनके पास। अब जब जाने की बात आती थी, इतने रोते-बिलखते थे वो सारे के सारे, भई हम नहीं जाएँगे। क्या देखते थे वो? बाहरी आत्मा का उत्साह? ना, ये तो नहीं। कौन-सी चीज़ टच कर लेती थी? फिर बाद में वो अपनी वो कस्में खिलाते थे, उसको सौगंध खिलाते थे कि भई नहीं है, नहीं, और फिर रात को अचानक कोई टाइम वो वहाँ से पलायन कर जाते थे चैतन्य महाप्रभु की, ये जीते जी तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं। सोचो आप कौन-सी चीज़ थी वो? ये आप योजना बना के कर सकते हो क्या ये चीज़ें? कि चलो मैं इनको कुछ योजनाएँ बनाऊँ और मैं आकृष्ट कर लूँ अपनी ओर। ये हम ऐसी चीज़ों में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी शब्दावली, जिसकी भाषा हम बिल्कुल दूर-दूर तक भूल चुके। इसलिए मैं बार-बार, बार-बार कि कोई चीज़ अगर रजिस्टर कर जाए, उसके माध्यम से आप कहो यार, देखो तो सही कि आप जिसको सोच रहे हो उस पैकेट के अंदर कुछ और है। इस कवरिंग के अंदर कंटेंट कुछ और है।
इसलिए नहीं पढ़ के चले जाएँगे हम इसको। चीज़ें और हैं, आप सारा साहित्य पढ़ लो, सारा कुछ भी कर लो, पर जब तक ये वाली बात नहीं होगी, ये रिवील ही नहीं करेगी आपको। वेद पढ़ लो, चर्चाएँ कर लो, सेमिनार कर लो, फिर आप क्या करोगे? बस वही घृणित कार्यों में फिर से जाके लग जाएँगे। मैं प्रोफ़ेसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वेद इस चीज़ का प्रतिपादन कर रहा है। ये सत्य है वेद के। उदर पूर्ति तू किस तरीके से करेगा? या तू तेरे सामान्य हेतु हैं, उनकी पूर्ति किस तरीके से करेगा? या उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, उसकी पूर्ति कैसे करेगा? अरे तो वेद का और इसका क्या संबंध है? वेद तो पहले ही कह रहा है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और पहला ही जो उसका अग्नि नीड़े, ये तो दिव्य अग्नि को प्रज्वलित करने की बात कर रहे हैं। इसका और इस सेमिनार का आप उससे अगर अपेक्षा रखो कि शायद कोई चीज़ निकल के आ जाए, उससे तो नहीं आएगी। आप में अगर अभिप्सा है, तो कोई भी चीज़ आपके लिए इंडिकेटिव हो सकती है। आप तो किसी पत्थर से भी प्रेरणा ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो बात है। अपने आप में तो उसमें कुछ नहीं है। इसलिए जितने विवेचन हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं। समय व्यर्थ करने की चीज़ें हैं। तो अंतरात्मा को भी आकृष्ट करना होता है। कोई ये भली-भाँति कह सकता है कि यदि हमें भारतीय कलात्मक सृजन के संपूर्ण भाव में प्रवेश करना है, तो समस्त कलात्मक समालोचना समालोचना, एनालिसिस उसका, क्रिटिसिज़्म उस अर्थ में नहीं, जैसे क्रिटिक होता है, उसकी समालोचना करता है, दुर्भावना से नहीं, इसमें ये बात है, ये बात है, ये बात है। पर समालोचना भी हर कोई नहीं कर सकता। बहुत बड़ी शक्ति चाहिए इसके लिए, तटस्थता चाहिए। नहीं आप समालोचना कैसे करो? जज की कुर्सी के ऊपर हो, 2 माएँ कह रही है, उनको तो शायद आप थोड़े तटस्थ रूप से कहोगे, पर अगर उसके अंदर रेशियल कोई फ़र्क होएगा, ये व्हाइट है, ब्लैक है, आपके कोई अपने कुछ हैं, प्रेजुडिसेस हैं, उसमें फ़र्क आ जाएगा। या आप स्वयं माँ हो या पिता हो, उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। इसलिए कई ऐसे केसेज़ हैं उसके अंदर, वो ज्यूरी बिठाते हैं ऐसे लोगों को जिनको पता ही नहीं है, उस बात का ही, उस घटना का ही नहीं पता, ऐसे लोगों को उठाएँगे कि जिससे बिल्कुल तटस्थ हों साहब, कि काबिल भी हैं, पर इनको इस घटना का ही नहीं पता। ऐसे 20 लोग एक जने के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे, ज्यूरी बिठाएँगे, फिर बाद में ये। तो समस्त कलात्मक समालोचना के लिए, समालोचना ऐसे नहीं की जा सकती कि मैं कोई कलाकृति के सामने बैठा और मैंने उसकी आलोचना, समालोचना, आलोचना मतलब उसका विवेचन, आलोचना क्रिटिसिज़्म वो नहीं। के लिए आवश्यक सहज सौंदर्य वृत्ति के सामान्य विकास से परे हमें एक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या सुरुचि की आवश्यकता होती है। यही मैंने कहा, जो आर्ट एकेडमिक्स के अंदर से या इसके अंदर से जो निकल के आ रहे हैं, वो हमसे बेटर उसमें होंगे। समालोचना के उनके पास कि देखिए इसमें भंगिमा का ये अर्थ होता है, इसका ये होता है। पर उसका डाइसेक्शन करते हैं, जैसे अगर आप शरीर का डाइसेक्शन करके, एक शेक्सपियर के शरीर का डाइसेक्शन करके और उसकी प्रतिभा उसमें ढूँढो, तो वो तो कहे यार इसमें प्रतिभा कहाँ मिलेगी? तो वैसे ही अगर आप कला में पारंगत, सो कॉल्ड पारंगत हैं, उसकी टेक्नीक के अंदर, तो भी अगर भारतीय कला के डाइसेक्शन करो, क्या प्रवेश कर लोगे? हाँ, सामान्य व्यक्ति है, जिसको बिल्कुल निरा पशु है, जो कि लगभग मनुष्य जाति सारी ही हैं, हमको कौन-सा प्रवेश है इसके अंदर? उससे बेटर वो उसके अंदर विवेचन की स्थिति के अंदर आ जाएगा, टेक्नीक के ऊपर, और उसमें भी वो बच निकलेगा। भई अगर शेक्सपियर का डाइसेक्शन करके आप उसकी प्रतिभा ढूँढ रहे हो, तो कितनी पालोगे उसके अंदर? क्या पाओगे? इनफैक्ट उसकी प्रोफ़ेशनल जो उसके अंदर आ जाएँगी विषमताएँ शरीर के अंदर, इतना उसने पेंटिंग करी, अंगुलियाँ टेढ़ी हो गई, अब डाइसेक्शन में तो कहेंगे यार विकृत अंगुलियाँ हैं, ये निष्कर्ष निकालोगे आप। या उसने इतना कार्य किया कि उनके जो आ जाती हैं विकृतियाँ, डिफ़ॉर्मिटीज़, प्रोफ़ेशनल डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, इतना वज़न उठाया, कंधे में दर्द हो गया, कंधा झुक गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको तो भौतिक संस्थान के अंदर तो ये डिफ़ॉर्मिटीज़ के संपर्क में आओगे आप, कहाँ से आ जाओगे आप? अन्यथा हम केवल सतही बाहरी चीज़ों तक ही पहुँच पाते हैं, या अधिक से अधिक केवल सतह के ज़रा ही नीचे की चीज़ों तक, बस। यह एक अंतर्भाषात्मक और आध्यात्मिक कला है,
और इसे अंतर्भाषात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। ये कला यहाँ गली-गली के अंदर, वो तो काल के इतने लंबे और आपके मंदिर हैं और हैं, इनको सारों को तो इन्होंने कितने वर्षों तक खाली उनको म्यूटिलेट करने का, खत्म करने का, एकदम मिटाने का प्रयास किया है। हिस्ट्री को पूरी को खत्म की करने का, लाइब्रेरी की महीनों उसके ऊपर पूरी छावनी भोजन पका के खा रही है। और उसके बाद जोरदार बात है कि हम उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। कोई एक छावनी महीनों तक भोजन पका के आपके ज्ञान के भंडार के ऊपर, आप इस संस्कृति के बारे में गलत कह ही कैसे सकते हैं? इसके बारे में तो जितना नतमस्तक हुआ जाए, आश्चर्य का भाव किया कैसे ये? अतिमानवीय शब्द भी इसके लिए छोटा है, जो इस संस्कृति ने अचीव किया। आप करके तो देखो, एक चीज़ तो करो आपके जीवन में, एक चीज़ मैंने मीनिंगफुल करी, देखो मैंने ये कृति करी, जो कृति कहलाने लायक हो, तो आप जानोगे कि इसका महत्व क्या है। अभी क्या कर रहे हैं हम? एक कृति तो बताओ आपकी, कि आपने ये कृति करी। जब इतना समय, और हम एक जीवन के ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं, जिन्होंने किसी ने 50% जीवन जी लिया है, किसी ने 70% जिया है। और ये भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पूरा जी के मैच्योर अवस्था के अंदर स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करते हैं तब, नहीं तो क्या पता कि आज ही हमारा लास्ट हो तो 100% ही जी चुके। पर इसके अंदर भी हमने क्या ऐसी चीज़ नायाब करके दी है धरती के ऊपर? वजन ही तो है। और उसको हम ग्लोरीफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, ये है कि पता नहीं कोई चीज़ छूट जाए। ऐसे में हम कला में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ की जो वैभव है, यहाँ का क्या, अपनी आत्मा की बातें हैं बेसिकली। ये कला भी तो उसी चीज़ को, हर चीज़ इस चीज़ का प्रयास है कि वो रियलिटी क्या है, उसके कैसे भी संपर्क में आ जाना, उस संपर्क को अनुभव करना, उसके आनंद में निवास करना और उसको अभिव्यक्त करना। हर माध्यम में, आपके जीवन में, मन में, प्राण में, शरीर में, सामूहिक जीवन में, आपके हर प्रोफ़ेशन में, कैसे से कैसा प्रोफ़ेशन है, राजा बना है तो वो ही काम कर रहा है। विषम से विषम परिस्थितियों के अंदर, मुश्किल से मुश्किल कामों के अंदर, सब में उसको, और उसको कैसे किया जाए, धर्म का जुआ टेक दिया उसके ऊपर। भैया तू ऐसे लड़ाई नहीं कर सकता। क्रोध को भी इसके अंदर अंतर्गत लिया है। कला तो एक विशेष चीज़ हो गई, उसका एप्लीकेशन हो गया। और ये तो पूरी संस्कृति एक कला है भई। एक ऐसी चीज़ को रिवील कर रही है, ऐसे सत्यों को। ये भारतीय कला का विशिष्ट गुण है। और इसे अनदेखा करना, इसे पूर्णतः ही न समझना या बहुत ही गलत रूप में समझना है। यही बात भारतीय हिस्ट्री की है। ये बहुत डीप पीड़ा का एक एक है कि हमारी संस्कृति, ऐसी चीज़ें होने के बावजूद भी वो अपने वैभव को सामने लाके रखना चाहिए। हर बच्चे के सामने आना चाहिए। सोचिए आप कैसे उसमें जिएँगे, आशा में जिएँगे। अभी वर्तमान में तो आपको ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों के ऊपर अपने आप को, देखो मेरा व्यापार कितना बड़ा हो गया, देखो मेरा ये कितना बड़ा हो गया। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो ये कौन-सी कोई चिन्मय चीज़ें तो है नहीं ये। तो तुमने किया क्या फिर? ये तो काम की है नहीं, कोई भी। भारतीय स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला ने केवल अपनी प्रेरणा में भारतीय दर्शन, धर्म, योग, संस्कृति की केंद्रीय चीज़ों के साथ अंतरंग रूप से एक है। इसीलिए अपना जो टाइटल है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, क्योंकि अपना मूल जो पहले टाइटल था, भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता। उस संस्कृति के अंदर कला है, साहित्य है, संगीत है, उसका धर्म है, सनातन धर्म है, राजनीति है। ये सारों को अपन ने उसके अंदर, जिसपे नटराज का फ़ोटो है, भई ये जो है ना ये, इसमें मूल ये बात थी। पर अगर इसका मूल ढाँचा, रहस्य क्या है इसका? ये वाली बात। तो भारतीय दर्शन, और दर्शन क्या है इसका? भी वेदांत, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सर्व खलु इदं ब्रह्म। और इसके ऊपर अगर जीवन को उतार लाओ, तो धर्म यही है। भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसलिए धर्म और दर्शन, ये भी हम सैटरडे की क्लास में शायद पढ़ के गए थे। एक ही हैं ये। योग,
योग उस चीज को जीवन में मैं कैसे परस्यू करूं, मैं सीरियस हूं, तो मैं उस चीज की ओर कैसे जा सकता हूं, ये प्रणाली से आ जाओ, इसको योग कह दिया। तो भारतीय दर्शन, धर्म, योग ये अलग-अलग नहीं है। संस्कृति की केंद्रीय चीज़ों के साथ और जो भी सेंट्रल चीज़ें हैं इस संस्कृति की, भई आज पौंडीचेरी आश्रम में कोई कोई बुक डिवीज़न में बैठा है, तो बुक डिवीज़न के लिए थोड़ी बैठा है, वो तो माँ के लिए आया है। आश्रम मैनेजमेंट कल उसको कह देता है या उसको भीतर से या वहाँ समहाउ माँ ये व्यवस्था करती है, भैया तू कल ग्रेनरी में चला जा, वो ग्रेनरी में चला जाएगा। क्योंकि उसकी केंद्रीय जो जो निष्ठा है या प्रतिबद्धता है, वो तो माँ श्री अरविंद के प्रति है, उस स्थान के लिए या ग्रेनरी के लिए या बुक डिवीज़न या किसी भी चीज़ के लिए थोड़ी है। तो केंद्रीय चीज़ क्या है उसकी? रूपों में थोड़ी है केंद्रीय चीज़। तो ये जितनी भी कला के रूप हैं, फ़ॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं, वो इसके साथ एक हैं। आपके दर्शन को, धर्म को, योग को, इसकी केंद्रीय चीज़ क्या है, उसी को डिपिक्ट कर रहे हैं ये, उसी को सामने लेके आ रहे हैं। अपितु उनके गूढ़ अर्थ की विशेष रूप से गहन अभिव्यक्ति हैं, विशेष रूप। सामान्य जीवन में वो चीज़ वैसी नहीं आती ना। इसमें तो आपने एक भाव को दर्ज कर दिया, जैसे आपने फ़ोटो ली, एक क्षण की, भई एक क्राउड है, मैंने जैसे कल कहा, उसमें सारे जो हैं, एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट मोबाइल लेके उसको रिकॉर्ड करने के लग रहे हैं। एक जना है शांति से बैठ के उस क्षण का आनंद ले रहा है। कोई फ़ोटोग्राफ़र है उसको इस तरीके से, इस एंगल से, इस वो उसकी फ़ोटो ले लेता है। ये तो फ़िज़िकल सी चीज़ है। क्या है इसके अंदर? तुरंत आपको वो चीज़ जो था आपको कम्युनिकेट कर जाएगी। वो क्राउड में आप रोज़ क्राउड्स देखते ही हैं। भई रोज़ आप कहीं भी जहाँ आजकल तो क्राउड की कमी नहीं है। तो भी उसके अंदर ये वाली बात देखने के लिए आप जाते नहीं। ये एक विशेष वो जो फ़ोटो है उसको देख के यार ये बात है। अकाल पड़ा अफ्रीका से एक फ़ोटो आई जो बहुत बरसों तक आज तक भी दुनिया की सबसे मार्मिक फ़ोटो की एक बच्चा जो है वो लुढ़क रहा है, अंतड़ियाँ उसकी जो है बाहर निकल रही है। गिद्ध नज़दीक बैठ के इंतज़ार कर रहा है कि कब इसको मैं चीर-फाड़ शुरू करूँ। या एक ऐसी आँखें, वो एक बच्ची का उसने नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर ये फ़ोटो आई, खाली आँखें, इतना मुँह ढका हुआ, वो कोई अफ्रीकन कंट्री की थी या कहाँ की थी। वो आँखें इतनी एक्सप्रेसिव, वो कितने बरसों तक और बाद में 25 एक साल बाद में 25-30 साल बाद में कहा अरे जिस बच्चे की हमने ली थी कि एक वो ही बच्चा दोबारा मिल गया फिर उसकी एक बार छापी। अब वो आँखों के लिए आँखें थोड़ी छाप रहे थे, इतनी तो फ़ोटोग्राफ़ी को भी समझ में आ रही है। तो ये जो एक्सप्रेसिव एक विशेष चीज़, एक विशेष आंतरिक क्षण जो यूँ आप दर्ज नहीं कर सकते। कला, साहित्य, संगीत ये उस चीज़ को ले आता है, सामान्य व्यक्ति के लिए और एक्सेसिबल बना देता है। नहीं आप तो कैसे जाते? आपके लिए ऐसी सीढ़ियाँ, ऐसे सपोर्ट्स, ऐसी लिफ्ट्स बना दी आपके लिए कि भैया तू तो चढ़ जा इसके अंदर बस। पर इस चढ़ने की भी तो तैयारी नहीं हो पा रही। ये बिखरी पड़ी हैं ये चीज़ें। कौन हमारे बच्चों को कि ये समय दे भई इस चीज़ के अंदर। और लंबा प्रयास करवाने के बाद आप तो पूरा उसको सहायता देते हो, पूरी उसको इसके अंदर समय, रिसोर्स जो भी हैं, वो नहीं कर पाए, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, तो आपको निराशा लगनी चाहिए। अभी तो आपकी क्या है, ये वाली चीज़ें जो आप जिसको सफलता के मानक हैं, उसके लिए बच्चा पिसता रहेगा, वो कहता रहे मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर बच्चे में कोई कृपा ऐसी है, कोई भगवान की उसमें कोई ऐसी चीज़, तो भी लास्ट तक कोशिश करेंगे, कैसे भी ये पशुता की भाषा सीख जाए। और अगर वो नहीं होता, हताशा होती है, अरे माँ के रास्ते में चला गया ये तो। होना चाहिए उल्टा। अच्छी चीज़ों में अगर प्रवेश नहीं कर पाए, तो निराशा लगे, अरे भई ठीक है अब। ठीक है, अब तू इस लायक नहीं है, तेरे में सुरुचि नहीं है, कर ले ऐसे पशुता के काम जो करने हैं तेरे को। उसको भी इतने भद्दे तरीके से मत करना, थोड़ा तो इसमें आइडियलिज़्म रखना, कुछ तो अच्छी चीज़ें रखना। हो तो ये चीज़, यहाँ चला-चला के क्या हमसे छिपी थोड़ी है, उसका क्या विवेचन करें। साहित्य में ऐसा बहुत कुछ है, जिसे इन चीज़ों में बहुत गहरे प्रवेश के बिना भी भली-भाँति सराहा जा सकता है। साहित्य एक अलग चीज़ हो गई। हाँ, पर साहित्य के अंदर आप अगर बात कर रहे हो पोएट्री की, बहुत मुश्किल है।
उसमें कई चीज़ों को आप उसके फ़ॉर्म को अप्रिशिएट कर सकते हो। पर यहाँ तो उसके पास लिमिटेड सी चीज़ है। बुद्ध की ये आपने एक स्टैच्यू बनाई, भई आप कितनी बड़ी बना लोगे उसको? उसकी साइज़ भी होगी, उसमें क्या आपके पास तो एक एक प्लॉट जो या आपको मीडियम दिया गया है, उसकी सीमाएँ हैं। उन सीमाओं का आप कितना अगर आप बाहरी डिटेल भरते हो, तो मूर्ति तो जितनी बड़ी है, उतनी बड़ी है, वो आपके उद्देश्य से चूक जाएगी। तो आपकी जो गहरी से गहरी चीज़ है, उसको प्रभावी से प्रभावी रूप के अंदर उसमें लेके आना, ये तो चैलेंज ही अलग तरीके का है। परंतु बाकी बची कलाओं का चाहे वे हिंदू कलाएँ हों या बौद्ध, अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा ही अंश है, जिसके विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि गहरे प्रवेश के बिना भी भली-भाँति सराहा जा सकता है। इनको तो नहीं सराहा जा सकता। इनमें तो गहरा प्रवेश आपकी प्री रिक्विज़िट है, आपके लिए ज़रूरी है। इसमें प्रवेश किए बिना कुछ नहीं समझ में आएगा, वो डिटेल्स ही नहीं समझ में आएगी। वे काफ़ी हद तक भारत के आध्यात्मिक, चिंतनशील और धार्मिक अनुभव की एक पवित्र, सौंदर्यात्मक लिपि रही रही हैं। ये जो कलाएँ हैं, पवित्र सौंदर्यात्मक लिपि हैं। कोई उसमें दूषित नहीं, पवित्र क्यों भई? अभी क्या हम कह सकते हैं हमारा जीवन पवित्र है? पवित्र बनाना चाह रहे हैं कि कोई दूसरी डिमांड हमारे कॉन्सेक्रेशन को अपवित्र, दूषित न करे। हमारी जो एस्पिरेशन है माँ के प्रति उसको दूषित न करे। हम तो यही तो चाह रहे हैं कि जीवन पवित्र हो, माँ चलाए, माँ भाव दे। अभी तो बहुत अपवित्र है। वही भाग में पवित्र है जितने के अंदर हम एस्पिरेशन कैरी करते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये पवित्रता उस भाग की और दूसरे भाग भी शेयर करें। ये साधना है। इंटेंसली परस्यू करते हो तो साधना, योग, नहीं कर रहे तब तो सामान्य चल ही रहा है। तो ये सारी जितनी भी है आध्यात्मिक, चिंतनशील और धार्मिक अनुभव की पवित्र, सौंदर्यात्मक, एस्थेटिकली और एस्थेटिक आज के एस्थेसिस नहीं। आप क्या विवेचन करोगे कि मीरा ने जो बात कही उसकी आज की कोई भी एस्थेसिस है, क्या करेगी विवेचन? श्री अरविंद ने लंबा लेख लिखा इसके ऊपर, ओवर माइंड एस्थेसिस। वो क्या-क्या करती है? पहले तो वो ये बताते हैं वो क्या-क्या ये नहीं करती, तो वो नहीं वाले में तो आपके सारा एस्थेसिस दुनिया का सब आ गया। टॉप मोस्ट आ गया। सामान्य व्यक्ति नहीं जो आपके जो जीनियसेस हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर आ गए। श्री अरविंद का विवेचन है इसमें 27वें में, 27वें वॉल्यूम में वो बात कर रहे हैं ओवर माइंड एस्थेसिस। उसकी एस्थेसिस क्या है? सौंदर्य बोध। तो आप जिसको सौंदर्य बोध कह रहे हैं वो नहीं, पवित्र सौंदर्यात्मक लिपि रही हैं। क्योंकि श्री अरविंद के लिए ये शब्द वो मायने नहीं रखते, जो जनरल टर्म्स के अंदर हैं। ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो उस स्तर पे हम उतार के नहीं ला सकते इसको। ये कुछ-कुछ इसका विवेचन है, हम इसको बार-बार इसी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। समय भी हो गया और हमारा एक ये टॉपिक है, ये भी हो गया, कल नया पकड़ेंगे। इसमें कोई बात है, दीपक? हेलो, विवेक? नहीं भैया, सारी चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। एक जो बात दिमाग में चल रही है, जो आप बोलते समय चीज़ का उदाहरण दिए कि जैसे आज जो प्राचीन समय में जो जितनी भी कलाएँ विकसित हुई हैं, जैसे मंदिर की किसी संरचना को ले लो, उसमें जिस प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई हैं। और आज आधुनिक समय में ऐसे यंत्र तैयार हो चुके हैं कि अगर हम उस डिज़ाइन को दें और वो मशीन जो है वो खुद ब खुद वैसी चीज़ें तैयार कर देगी। तो अब तैयार करने के बाद फिर अब जिस समय वो बनी थी और जिस कलाकार ने उसको उरेका था और उसके पीछे जो उसकी भावना थी, वो चीज़ उसमें छिपी हुई है, वो चीज़ अभिव्यक्त कर रही है। हुँ, अब मशीन ने जिसे उरेका, जिसकी संरचना हूबहू मतलब हुँ, आकार है, जितना है सारा का सारा चीज़ वैसा ही है। हाँ, अब दोनों में
दोनों में भाव का फ़र्क होगा। अभी जैसा हम लोग पढ़े लेकिन भावनी चीज ही नहीं होगी वो, हाँ, क्योंकि चीज़ अभी हाँ क्योंकि भैया मैं कलाकार यही ने जिस चीज का साक्षात्कार किया वो किसी मूर्ति का साक्षात्कार नहीं किया। आप खाली मशीन के या आप आंखों से देख रहे हो केवल बाहरी रूप। बाहरी रूप तो खाली एक्सप्रेसिव माध्यम है। आप अगर उस तक पहुंचोगे, उसको उकेरोगे, आप मूल बात पे नहीं गए ना। मशीन ने तो खाली बाहरी रूप देखा और उसकी प्रतिकृति तैयार कर दी। कलाकार ने रूप नहीं देखा। उसने वो अंतरात्मा में साक्षात्कार किया, उसकी प्रतिकृति तैयार करी। आप अगर उस भाव को देखोगे, उसकी प्रतिकृति तैयार करोगे तो है। फोटोकॉपी आपने करी किसकी? उस भाव की करो, क्योंकि कलाकार तो उस भाव को यहाँ दर्ज कर रहा है। और हम अगर उसमें प्रवेश करें भाव में, तो निश्चित रूप से अगर उसकी प्रतिकृति तैयार करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है हूबहू दूसरे रूप में कर देंगे, पर आएगी वही चीज़। तो हमने प्रतिकृति तैयार कर दी और खाली उसी की फ़ोटो लेंगे, तो वो तो बाहरी रूप है, वो तो भाव थोड़ी है, जो मूल चीज़ थोड़ी है वो। यही तो तो बात है, इस जगत जगत का क्या बनाओ आप? अगर मूल भाव में नहीं जाओ, तो इस जगत के रूपों का क्या बना लो? आप सोचते हो रूप अपने आप में है, रूप तो एक्सप्रेसिव है और वो चेंज हो जाता है। आदमी का चेहरा चेंज हो जाता है भाव गहरा आते ही। चेहरा अपने आप में क्या है? वो तो भीतर की चीज़ है, सारी चीज़ भीतर से बाहर है, ये समझ में आने की आवश्यकता है। हुँ। हाँ, विवेक। हुँ, हाँ भैया, तो ये तो चीज़ है भैया, ये तो मूल ही चीज़ है, जो मतलब किसी भी चीज़ को देखने या व्यक्त करने की चीज़ होगी। हुँ, थोड़ा मैं उसमें जो कहना चाह रहा था कि बात सही है कि उसमें वो जिस चीज़ का साक्षात्कार किया और मशीन ने जो बनाया, दोनों में तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही फ़र्क है, वो चीज़ ला नहीं सकती। फ़र्क नहीं, क्योंकि एक इसमें तो चीज़ नहीं है वो। हाँ, फ़र्क बिल्कुल। नहीं कहना, फ़र्क मतलब तो आप कंपेयर कर रहे हो, कि ये दूध इस गाय का है, ये दूध इस गाय का है। दोनों देशी गाय हैं, पर इसके अंदर इस वैरायटी का या इसको ये खिलाते हैं, तो ये आप विवेचन दोनों का कोई ये तो सामान्य धरातल पे ही नहीं है, मशीन जो बना रही है, वो जो बना रहा है, तो कंपेयर क्या करें इनको? तो एक चीज़ ही नहीं है। आपकी बाहरी आँखों को लगता है कि आपने पत्थर में कर दिया या उसमें कर दिया। चीज़ ही एक नहीं है। जो सच्चा कलाकार है, वो तो कह देगा क्या करूँ मैं इस मिट्टी के ढेले का। आप ये सोचिए ये तो मूर्ति की बात है। कृष्ण प्रेम ने कहा कि यार लाइब्रेरी हल्की कर दे। माधव आशीष को ये कहा ये लाइब्रेरी हल्की कर, जिसमें वास्तव में अनुभव है वो रख, बाकी कचरा फेंक। अब बताओ इसका कैसे पता चले? पर जिसको आँखें हैं वो कह रहा हाँ, ये कचरा हल्का करो भई, इसमें कुछ नहीं है, ये बातें-बातें कर रहा है। सोचो जिसने पुस्तक लिखी, आप इसको लिखने तक आओ कोई चीज़, कि आपने कोई कृति तैयार करी। वो कृति जो है वो ऑथेंटिक नहीं है, कचरा है वो। तब आप समझेंगे कि बातें क्या चल रही हैं, हम किस क्षेत्र में, किस बात में प्रवेश कर रहे हैं, उसकी गंभीरता आप तब समझोगे। हम जहाँ से उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आधार भी तैयार करने के लिए लंबी तैयारी की आवश्यकता है, ये बात है। ठीक है, विवेक? हाँ भैया, मैं जो यहाँ कहना चाह रहा हूँ भैया कि 2 बातें हैं। ये अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जब वो फ़ॉर्म तैयार हुआ और तो एक फ़ोम का भी एक अपना एक स्पिरिट जैसा हो गया ना। जैसे हैं? उस फ़ॉर्म जो तैयार हुआ, जो संरचना तैयार हुई और तो जैसे उसके पीछे वो भाव नहीं है, लेकिन जो संरचना है अब वो संरचना एक ऐसी चीज़ को आकर्षित करेगी ना, जो उसकी स्पिरिट से मैच खाती हो। हाँ, अगर उसके सामने आप उस जाते हो तो धीरे-धीरे अगर आप उसमें हो तो वो आपको आप जहाँ हो उससे कुछ तो लेके जाने की तो आर्ट म्यूज़ियम में जाएगा जिसकी थोड़ी बहुत सुरुचि के बिना तो कोई क्यों जाएगा? उसको तो बोरियत महसूस होगी। जहाँ वो चीज़ नहीं होगी, भई एक मैं वृंदावन गया, वृंदावन के अंदर उस एक को मैंने रिक्शा किया, मैंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तेरे को बताऊँ वहाँ-वहाँ तू लेके चलना। वो मेरे को एक ऐसे मंदिर के अंदर लेके गया, उसके अंदर सारे जो अवतार हुए उनकी मूर्तियाँ थी, फिर बाद में ऋषि हैं, मुनि हैं, वो सारों की मूर्तियाँ वगैरह, बहुत मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ थी। मैं उसके अंदर दौड़ के, भाग के और मैंने डेढ़ मिनट भी नहीं लगाया होगा।
दौड़ने में जो समय लगा, लिटरली दौड़ना, क्योंकि जब समय आपके पास इतना ज़्यादा कीमती हो, मैंने कहा क्या देखूँ मैं इनका? मैं भाग के वापस आ गया, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। और वो आदमी भी कोई, वो जो रिक्शे वाला था, वो भी कोई बंगाली था, और ब्रजवास के लिए कि मेरे को तो यहाँ वृंदावन का वास मिल जाए, मैं अपनी रोज़ी-रोटी यहाँ भक्तों को घुमा के करूँ, मतलब वो कोई वैसे नहीं, भाव उसका दूसरा था। फिर मैंने कहा कि तू एक काम कर यार, राधा दामोदर जी के मंदिर के पास लेके चल, वहाँ चलेंगे। वो मेरे को लेके गया। अब वहाँ विग्रह एज़ सच जो सब विग्रह हैं वैसे ही हैं। उनके पीछे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनकी समाधियाँ। अब समाधि छोटी-छोटी, छोटी-छोटी, जो आप छोटे-छोटे आसन भगवान के जो बिठाते हो, वैसे उतने छोटी-छोटी समाधियाँ उनकी बनी हुई। मैं वहाँ बैठा रहा। उसने बहुत लंबा इंतज़ार किया। अब वो यहाँ देखने आया। अब सामने कोई फ़िगर थी ही नहीं है, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई उतना वहाँ रुकता नहीं। अब डिपेंड करता है, आप कौन-सी चीज़ देखते हो, कौन-सी नहीं देखते हो। फ़ॉर्म की जहाँ तक बात है, अब ये तो फ़ॉर्म आपने उन ऋषियों की वो सारी बना दी। फ़ॉर्म से तो डिपेंड करता है आपकी सुरुचि किस चीज़ की है, वो कनेक्शन आपका बैठ जाएगा। ये इंट्रिकेट चीज़ें हैं, ये सामान्य नहीं। और वो मेरे को जैसे अभी ढूँढने आया कि हाँ, हाँ भैया, हाँ, हाँ, बोलिए बोलो। क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ वो व्यक्ति को आश्चर्य कि ये ढूँढने आया है यार, यहाँ कोई, यहाँ क्या है देखने का? जहाँ देखने का था वहाँ तो ये 1 मिनट ही पूरा सा नहीं, भाग के आ गया मैं तो। दौड़ोगे तो आप कितना टाइम मंदिर में भाग के आ जाओगे बस। हुँ, मेरा कोई ये कलाकृति वगैरह में प्रवेश नहीं, और कलाकृति थी भी नहीं, समाधि की क्या कलाकृति है? और कोई बात? मैं ये कह रहा था कि अभी जितने विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जैसे अभी भारत में जैसे अभी मायापुर में जो नृसिंह भगवान का सबसे बड़ा मंदिर तैयार हुआ है, उसकी संरचना, या अभी अरब कंट्री में जो कुछ मंदिर, या जो अ, अमेरिका में कुछ मंदिर तैयार हुए हैं, जो उसकी संरचना तैयार हुई है, जिस प्रकार का उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है। अब जैसे प्राचीन समय में जो तैयार करते थे, उसको तैयार करने में जिस प्रकार की पीढ़ी दर पीढ़ी समय लगता था, और अभी जिस प्रकार की टेक्निक आ गई है, उससे महज कुछ सालों में 10 या 20 सालों में उस चीज़ को तैयार कर पा रहे हैं। तो अब हालाँकि अभी इन सारी जो चीज़ें निर्माण हो रहा है और उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उससे भी संरचना देखने में हूबहू वैसी लग रही है। नहीं, इसमें बट कुछ चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ तो ये है कि उसके मूल में जो भी संरचना के मूल में जो व्यक्ति है, वो किसी न किसी परंपरा से आ रहा है। यूँ नहीं कि किसी यूँ ही आर्किटेक्ट ने उठाया और वो उसमें संरचना या डिज़ाइन तो प्रेरित है इस चीज़ से, एक चीज़। और वो ये चीज़ देखने की, हाँ, वो परंपरा अपने आप को इतने हज़ारों वर्षों से भी रख पाई। उनका उद्देश्य कलाकृति तैयार करना नहीं है। इसलिए हम उसमें वो वाली बात ढूँढें, जो भारतीय स्थापत्य के अंदर थी। मूर्तिकला तो है नहीं वो, मंदिर निर्माण है, वो तो स्थापत्य है, वो आर्किटेक्चर है। तो आप अगर आर्किटेक्चर की जो डिमांड है, भारतीय जो आर्किटेक्चर है, वो आप अगर ढूँढो तो उनका उद्देश्य नहीं है उसमें वैसा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे अपेक्षा रखना ये गलत है। उससे तो इतना ही है कि वो इस परंपरा से इंडियन जो कल्चर है, वो आज भी उसको वो टो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी, अब इसके अंदर आप उस प्रेज़ेंस की नहीं, आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि जो तंत्र है, भारतीय तंत्र है, वो चारों तरफ कितना उसका प्रभाव है, कितना बोलबाला है। ये एक रूप हमको, भई हम इसको ट्रांसलेट किस तरीके से करें, क्योंकि उसका उद्देश्य नहीं है वो। भारतीय कलाकार का जो उद्देश्य है, उस कलाकृति के लिए वो कला नहीं कर रहे। इसलिए उससे वो अपेक्षाएँ रखना, ये तो गलत बात होगी, जिसका वो उद्देश्य ही नहीं रख रहा। हाँ, इसके प्रभाव की बात करें, तो इसके अंदर, और इसके अंदर भी कहीं जहाँ पॉलिटिकल शो ऑफ के लिए कोई चीज़ें, उसका वैभव आप देखते हो क्रम्बल कर रहा है। खाली पॉलिटिकल शो ऑफ के लिए ये कई चीज़ें जो की जा रही हैं, उनमें एक समय बाद उस जगह का भी जो उसका चार्म है, उसका जो मैग्नेटिज़्म है, वो रहता नहीं। उसमें वो बात नहीं रहती। समहाउ वो आप महसूस कर सकते हैं, नहीं यार इसमें वो चीज़ नहीं है।
इन्होंने बना दिया, पर आप जो जो पहले के मंदिरों की जो वैभव है और इनकी है, इनमें आप महसूस कर सकते हो। दिल्ली में आप जाते हो, स्वामीनारायण मंदिर बड़ा विशाल, उन्होंने इतने एकड़ के अंदर है वो। अगर आप गए हो तो उसको देखिए, उसमें नौका विहार भी है, कैसी-कैसी चीज़ें है, सारी की सारी वेस्टर्न जो है वो टेक्नोलॉजी से। उसमें आप अगर वो चीज़ ढूँढो जो आपको पॉन्डिचेरी आश्रम समाधि के पास, क्या शेप है भई? न वो कोई मूर्ति कला है, न स्थापत्य है, कुछ भी नहीं है। वहाँ बैठ के आप जो कहते हो कि अरे! जीवन में एक बार तो यार इसके नज़दीक व्यक्ति को आना चाहिए। आपके संपर्क से कोई अगर कहे एक बार तो इस माहौल को, उसको आप वहाँ ढूँढे तो वो तो है ही नहीं। उसका कहाँ लेना-देना है। अब ये दोनों आपने सबने महसूस किए हुए हैं, अब दोनों को कंपेयर कर लो। हाँ, स्वामीनारायण का मेरे को नहीं पता कि आप ज कुछ लोग तो गए हुए होंगे, कुछ नहीं गए हुए होंगे। निर्माण बहुत विशाल है, टेक्नोलॉजी का ऐसा उसके अंदर प्रयोग किया, लाइट्स का, साउंड्स का, जबरदस्त, और भैया जगह-जगह ये बना स्वामी रहे हैं। नारायण मंदिर तो हम भी गए हैं, लेकिन हमको वहाँ वो उपस्थिति कभी भी महसूस नहीं हुई। उसका देखने में सुंदर बनाया, कई तरह का कलाकृति है, लेकिन भाव जो मंदिर में रहता है, वो भाव हमको वहाँ नहीं मिला है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि हम्म, एक आप पॉन्डिचेरी ठीक समाधि के एकदम पास नहीं बैठे हो, लगता है। मैं वही बात कह रहा हूँ। हम्म, मैं वो ही बात कह रहा हूँ। हालाँकि ख़ैर इनका भाव कोई उस चीज़ के लिए नहीं है, कल्चर को सामने लेके आना है। पर कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल हरिद्वार के अंदर जाओगे, वो बने ही खाली धन को आकर्षित करने के लिए हैं। जैसे आप आगे निकल जाओ, ये भारत माता मंदिर है, उस साइड में कई मंदिर ऐसे बने हैं, जिनके अंदर उन्होंने वैष्णो देवी की गुफ़ा टाइप की बना दी, और वो इन्होंने अम्यूज़मेंट की जैसे चीज़ें बना दी, और उसके अंदर काँच के वो बना दिए दान पात्र, और पैसे से भरे हैं। अब तुरंत की क्या स्थिति है मैं नहीं जानता। उनमें तो उनका मोटिव भी नहीं है, और कुछ का मोटिव पॉलिटिकल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो फ़िगर आप हूबहू गणेश जी बिठा दो, शिव जी बिठा दो, कुछ भी है, बिल्कुल निस्तेज है। वो वातावरण रूखा लगेगा। जैसे कपास का कोई सेव बना के आप खा रहे हो, रंग रूप हैं, क्या-क्या रस आ जाएगा उसमें, रस आपके मुँह में उसको सोख होर लेगा। तो बाहरी रूप की यहाँ तक ये बात हो गई। और जहाँ आप मंदिर की बात कर रहे हो उसमें कई फैक्टर्स हैं। हाँ, विवेक। हाँ, ठीक है भैया, बाकी चीज़ें लगता है आगे वाले टॉपिक में भी आएगा तो फिर मेरे अभी तो पास पहला ही तो आप। है ये, अभी तो पहला ही है ये। अभी तो शुरुआती ये तो पहला ही तो कोटेशन है ये। दीपक, हाँ, कोई बात? नहीं, जैसे मशीन से मूर्ति बना रहे हैं, अब हूबहू वो मूर्ति बना रहा है, जैसे कि अपने वो बुद्धा वाली मूर्ति है, वो सेम की सेम वो मूर्ति भी अगर बन जाती है, तो भी मतलब जो रिसीवर है, उस पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें तो। हाँ, ते रिसीवर के बिना तो कुछ चीज़ होगी नहीं ना। हाँ, अगर पर वो वो मूर्ति कितना ही बड़ा मूर्ति तो सामान हो या आँखों को कितना ही लग रही हल्का है। सामान हो। हाँ? मूर्ति है ही नहीं ना वो। अरे भई वो मूर्ति है ही नहीं, आपकी आँखों को मूर्ति दर्ज कर दी, पर व्यक्ति को मूर्ति नज़र नहीं आई। व्यक्ति तो मूल भाव जो आत्मा में उसको दिखा, वो दिखा। बाहरी भौतिक प्रकृति को दिखती है मूर्ति। आप तो मूर्ति की प्रतिकृति बना देते हो, पर कलाकार ने तो प्रतिकृति जिस चीज़ की बनाई, वो चीज़ तो है ही नहीं यहाँ, नदारद है वो। तो इसलिए वो चीज़ नहीं आती। ये है। हुँ, हुँ। पत्थर दिखता है हमको तो, या वो जो उसकी कलाकृति, तो फिर तो कर लो रेप्लिकेट, तो मशीन से बड़े आराम से एक बार आपने 3D उसकी करी, फिर जो चाहो सो अब तो किसी भी उसमें ढाल देगी, मीडियम के अंदर पत्थर हो, चाहे जो मन चाहे सो कर लो ना, अब क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, नहीं है तो स्टैच्यू ही ना, रहेगी तो मूर्ति हाँ, ही। हाँ, बोली तो मूर्ति जाएगी ना, वो वैसे कुछ हाँ, भी उसको कह देंगे, लेकिन वो हाँ, ग्रेड तो मूर्ति की आएगी। अब हाँ, जैसे बस। वो राजा राजा शेविंग करवा रहा है और वो बोलती है कि मेरे को लेट हो रही है और मेरे को जाना हाँ, है। तो वो हाँ, सेंटेंस कोई उपनिषद का वाक्य तो है नहीं, लेकिन हाँ, उसने उस वाक्य को उसने उसको क्लियर कर दिया, उसका रास्ता बैठा हाँ, दिया। हाँ। तो वो चीज़ें तो हो ही जाती है ना। भई यही है, व्यक्ति पद्धति के ऊपर आ जाता है। अब जैसे सत्यकाम को भेजा, अब कोई और दूसरा भी सत्य काम मान के कहते हैं यार ये पद्धति मान लेते हैं और 100 गायें लेके चल पड़ते हैं। पहली बात तो आप बच्चे को 100 गायें दे नहीं सकते कि तू लेके चला जा।
और आपने मरी सी गाय, वो बच्चा ही नहीं बचेगा। 100 गाय मतलब तो समझो आप 100 गाय लेके चल दिए, नहीं, वो ये ठीक है, पद्धति नहीं हो सकती। उस देश हाँ, काल में आज तो बहुत बड़े से बड़े आदमी को भी 100 गाय, एक गाय दे दो तो भी उसके तो हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तो हाँ, एक समय की बात है, वो की बात नहीं है। मतलब कुल मिला के जो मूर्ति तो चाहे मशीन से बनी है, मतलब वो जो बनाने वाला है, जो स्वांत सुख है, जिसने बनाई है, जिसने अपना नाम नीचे नहीं लिखा, जिसने जो कुछ भी काम कर दिया, क्रिएट कर दिया, वो उसका पर्सनल चीज हो गई, ठीक है। लेकिन जिसने उसको देखा, तो उसका जो रिसीवर अगर प्रॉपर काम करने वाला है, तो उस रिसीवर से उसने उसको उस जगह पे पहुंच सकता है जहां पर एक जनरल हाँ, आदमी नहीं पहुंच हाँ, सकता है। हाँ, अब वो हाँ, मशीन, जो मशीन है जिसने वो मूर्ति की कॉपी की है, फोटो कॉपी की है, ठीक है, हुँ, एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल तो वो स्कैनर, 3D स्कैनर सब हुँ, एग्जैक्टली हुँ, सेम बन जाती है। तो हुँ, जो बनाने वाला मीडियम है उसका काम तो नहीं हुआ मान लो, लेकिन हुँ। उस मूर्ति को किसी ने देखा और उसका रिसीवर कहीं प्रॉपर काम करेगा तो काम तो कर ही सकता है वो भी। मैं यही मतलब कह ये रहा तो हूँ बहुत कि मूर्ति है ही नहीं। आप तो मूर्ति को ही तो दर्ज कर सकते हो, पर ये जो चीजें हम्म। हैं ये मूर्ति नहीं है भाई, हाँ, ये इसलिए उसमें वो इंटरनल चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब सब चीज़ें इंटरनल पे डिपेंड करता है। वो किसी भी एक सेंटेंस को ब्रह्म वाक्य से उसका काम नहीं होएगा, और लेकिन उसको क्या बहुत जल्दी हो रही, मेरे को जल्दी ये जाने दे, इतने से भी ब्रह्म वाक्य बन सकता है उसका। मतलब रिसीवर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, आपकी इनर ओपनिंग कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ज़्यादा, क्यों? आप तो मूर्ति के ही दर्शन कर सकते हो। जैसे जो जोशी जी थे, जो भजन गाते थे, हुँ। उन वो जो यहाँ भी आए थे और हाँ। उनके गुरु गुरु ने कहा कि चल मैं तेरे को दर्शन करवा के लेके आऊँगा मंदिर के। तो उन्होंने कहा, "जी आप क्या मैं ही जा आऊँगा?" अरे आध्यात्मिक जीवन ले चुका वो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत गहरे भाव में। गुरुजी ने थप्पड़ मार के कहा, "तू क्या देख के आएगा? बुत देख के आएगा तू तो, दर्शन तो मैं करवा के लेके आऊँगा।" तो वैसे तो उन्होंने क्या दर्शन करवाया होगा? हम ये सोच रहे हैं कि सामने कोई मूर्ति या फ़ॉर्म है, वो तो उसका आउटर मोस्ट एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन एक एक माध्यम या कोई आप ये कह सकते हो एक बहाना है आपको वहाँ तक लेके जाने का। अब वो हाँ, यूँ तो मूर्ति पड़ी है लंदन म्यूज़ियम के अंदर, हाँ। ये कृष्ण प्रेम चले गए वहाँ तक। निकरनाली की मूर्ति है, आप जाके श्री अरविंद के वर्णन के बाद लोग जाके कहे यार समय ही खराब किया, मन में ये महसूस होता है। दिलीप कुमार रॉय के संगीत के बारे में सुन के ये लगता है यार पता नहीं कितना ज़बरदस्त होगा, हम भी कैसेट खरीद के लेके आए, उस समय तो कैसेट चलती थी। आज तो खैर यूट्यूब पे उपलब्ध है। जब पहली बार सुना, तो संगीत के बारे में ये था शास्त्रीय संगीत ऐसा है, वैसा है। वो सुन के कहा कि इस इनके लिए कहा, ये है। समझ में ही नहीं आया कि यार इसमें क्या है ऐसा? तो इसके लिए बहुत तैयारी यही तो मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये चीज़ें बिखरी पड़ी थी। जो स जो कलाकृति जिसने बना दी वो तो एक चीज़ है, जो सामान्य व्यक्ति जो उसको ग्रहण कर रहा है वो भी तो कोई वैसा नहीं है। आप सोचिए, हम कहाँ किस संस्कृति के अंदर हैं, ये बात है। इसको तो और तो ख़ैर आगे और आएँगी इसमें चीज़ें और ये खाली 20वाँ वॉल्यूम है, यहाँ तो जो सिलेक्शंस हैं वो 20वें वॉल्यूम के इसके सॉरी हाँ, 20वें वॉल्यूम के हैं ये, क्योंकि इस इंडियन कल्चर के चल रहे हैं ये 20वें वॉल्यूम के हैं। पर इसमें जो अपनी भारत एवं उसकी संस्कृति की महानता इसमें और वॉल्यूम्स के अंदर से भी हैं, तो वो हम क्योंकि कला की बात चल रही है, तो अब कला की हम तो दोबारा किस लिए करेंगे? भी हमारा क्षेत्र भी नहीं है, हमारा फ़ील्ड भी किसी का है नहीं कि मैं कोई एक अथॉरिटी के रूप में इसके विषय में बात करूँ। ये तो श्री अरविंद की बात है और मैं कोई कला की टेक्निक्स के अंदर इसमें जा भी नहीं रहा। इसमें जो आध्यात्मिक पक्ष है और वो ही सर्वोपरि पक्ष है, उसको टच कर रहे हैं। हाँ, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? सुप्रभात और नमस्कार। नमस्कार। तो मैंने ये जाना कि जिस कलाकार ने भी वो बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया, शायद वो जन्मों का काम हो, शायद वो अनेक भी टीम वर्क हो और वो नहीं, वही टीम। टीम वर्क नहीं है, वो शायद की ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं बन सकता। ये टीम का काम नहीं है, वो एक व्यक्ति का कार्य है। कालिदास को भी प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, कालिदास त्रय कि ये 3 जनों का कार्य है। हम वर्तमान स्थिति के अंदर ये कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी क्रिएटिव पावर क्या थी और चेतना आके क्या निर्माण कर सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि माँ ने सिंगल हैंडेडली बिना किसी रिसोर्स के आश्रम की स्थापना करी और क्या वहाँ दर्ज कर दिया, गोलकुंड बना दिया, फिर बाद के अंदर वहाँ उन्होंने मातृ मंदिर की स्थापना कर दी और जो श्री अरविंद ने कृति करी है,
और वो कृतियां भी कोई श्री अरविंद को समाहित थोड़ी कर लेती है। इसलिए मानवीय क्षमता के लिए कल्पना करना भी ये मुश्किल है। इसलिए ये शायद नहीं है कि उसमें 2 जनों का हाथ है, ये नहीं है। लेकिन इस उद्गार में बाकी भी तो हाथों का योगदान था। अगर स्थापत्य है तो, मूर्ति कला नहीं। अच्छा। अगर आर्किटेक्चर है उसमें तो है ही, पर उसमें हाँ। भी आप ये सोचिए कि एक कॉमन भाव से भावित सारे होंगे, नहीं तो उसमें कलाकृति के अंदर वो वाली बात नहीं आ सकती, एक इंटीग्रिटी की बात नहीं आ सकती उस पूरे मंदिर के अंदर। पूरा मंदिर आपको एक पूरा स्थापत्य है या एक नगर की योजना है, कोई एक सेंट्रल प्लानिंग ऋषि की या किसी की भी रही होगी। अजंता वगैरह की गुफाएं हैं, कोई 700 साल लगे हैं, किसी में 400 साल लगे हैं, अलग-अलग डायनेस्टीज के अंदर। और उसके अंदर एक भाग जैनियों का है, एक भाग इसका है, एक भाग इसका है, और उसका वो बता रहे हैं इतने से इतने तक ये बना, वो जो भी इनकी हिस्ट्री है। निश्चित रूप से उसके अंदर हाथ नहीं, उसके अंदर तो कई-कई जो है डायनेस्टीज गई हैं। जी, और कितने बिल्कुल, ऐसे, बिल्कुल। तो तो वो बात नहीं, मूर्ति की बात चल रही है इसमें। जी, वो मेरा मायका ही है, जो दौलताबाद का फोर्ट है, उसके नीचे हुँ, ही हमारा आश्रम है और हुँ, दौलताबाद जो फोर्ट की लेगेसी थी, आध्यात्मिक लेगेसी, वो मेरे फादर के पास आई थी। हुँ। है, अभी भी है। तो वो मायका मायका ही है, तो पता नहीं, मैं उ उसको, वो मेरा हिस्सा ही है। तो ग्रहण करने वाली बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि एक ही मूर्तिकार ने वो अभिव्यक्ति की है, तो मैं ये जान रही हूँ कि सबसे ज़्यादा कोई अगर उस क्षेत्र के संपर्क में रहा है, तो वो मूर्तिकार खुद ही है और ऐसी अभिव्यक्ति का निर्माण हुआ है, जो युगों तक दूसरों को भी शांति का संदेश, शांति की अनुभूति और उस वह ये कार्य करने के बाद कितना साइलेंस में चला गया होगा खुद। साइलेंस से बाद ही में नहीं उसने गया। कार्य किया और नहीं, नहीं, साइलेंस। नहीं। हाँ, 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 बिल्कुल चला गया की बात नहीं है। उसको देखिए, कलाकृति के अंदर जब कोई पोएट है, पोएट के पास आप सोचते हैं आपने कलाकृति की, ये इसकी डीप इसकी रहस्य की बात ये है, संगीतकार है या पोएट है, उसके पास कोई बीइंग या कोई चीज़ ऐसी आती है, जो पीछे से अभिव्यक्त करना चाहती है। कविता पूरी की पूरी आ जाएगी, लाइन की लाइन आ जाएँगी। और वो अपने आप को डिसबर्डन करना है, अपने आप को अनबर्डन करना है। भार है आपके ऊपर, जब हम एक्सप्रेशन समझेंगे तो समझेंगे। कलाकार है, इतने समय ध्यानस्थ अवस्था में होता है और उसके माध्यम से जो शक्ति उसके हाथों को काम में लेके उससे लिख करवाती है वो काम, वो उसको करवाती है और वो अपने आप को जितना ट्रांसपेरेंटली, अभी भी जो सच्चे कलाकार हैं, वो ये कहते हैं हमने नहीं निर्माण किया। हम एक अवस्था के अंदर थे जिसमें कोई हायर चीज़ है, जो हमसे करवा लेती है। धरती के ऊपर जितने भी सच्चे निर्माण हैं, वो खाली इस आधार पे होते हैं कि आप उस शक्ति के माध्यम कितने बिल्कुल तटस्थ माध्यम हैं। अगर आप अपनी बात बीच में कहते हैं, तो वो जो क्रिएशन है वो चिन्मय नहीं होगा, वो टाइम बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर जितनी भी सारी चीजें हैं, वो चिन्मय कौन-सी रहती है? आत्मा का कोई क्षण कितना आपने दर्ज कर दिया, वो उतना चिन्मय हो जाता है। विशेष बात है ये। वही आपका काव्य, वही व्यक्ति, वो कलाकृति, वो संगीत, जो भी उसको दर्ज कर लेता है, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप है, वो चिन्मय है, तो जो उसको दर्ज कर लेगा, वो भी चिन्मय हो जाएगा। तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए चिन्मय बनाने के लिए? दर्ज कर दो आत्मा इसके अंदर, तो चिन्मय हो जाएगा, बस। अति सुंदर। वही मैं मेरी परेशानी ये थी कि अभी दिनचर्या में इतनी यांत्रिकता आई है, कोई चिन्मय निर्मिति नहीं हो रही है। यांत्रिकता जैसा ही पूरा दिन बीत रहा है, हुँ। तो ये आज के इस प्रवचन से प्रेरणा लेके कैसे और कहाँ चिन्मय पलों को निर्माण कर सकते हैं, अपने जो आप को मेरे दे दो, अपने आप को जो भी आपका इष्ट है, उसको सौंप दो। तो आपके क्षण जो सामान्य क्षण होंगे, वो भी सामान्य नहीं रहेंगे। आप अपने रिसोर्स के ऊपर अपनी शक्ति सामर्थ्य के आधार पे चलेंगे, तो आप उस सीमा को नहीं भेद पाएँगे। आपके शक्ति सामर्थ्य की सीमा के अंदर ही रहेंगे। आपका निर्माण क्षेत्र भी आपके व्यक्तित्व की क्षमताएँ चाहे कितनी भी ऊँची हों, मेरी कल्पना शक्ति बहुत ऊँची है, मेरी भावनाएँ बहुत ऊँची हैं,
पर ये वाली चीज तो दूसरे आयाम की है, डायमेंशन दूसरा है। तो आप अपनी सारी क्षमताएं, योग्यताएं सारी अपने इष्ट के चरणों के अंदर ऑफर कर दो, तो आपके सामान्य क्षण सामान्य नहीं रहेंगे, और आपके रहेंगे भी नहीं, वो किसी दूसरी शक्ति के क्षण बन जाएंगे। यही तरीका है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन ये करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि अ, वो जिएँगे और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा फिर? हम तो ऑलरेडी नहीं है, हमारा अस्तित्व अभी भी कौन सा है। हमने तो मान रखा है वहम को। अभी आप क्रिएट क्या कर सकते हो? एक मंत्र क्रिएट कर सकते हो या एक कलाकृति क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो वर्तमान में? और बाद में एक ऐसी चीज़ अगर आप क्रिएट करते हो तो आपका जीवन चिन्मय है। आज माँ अगर ये बात सोचे जो हम सोच रहे हैं, तो कौन आश्रम, कौन समाधि, कौन क्या चीज़? यही श्री अरविंद सोचे तो क्या चीज़? यही बात हमारे अगर फ़ोरफ़ादर सोचते तो हम कहाँ होते यहाँ? आज कम से कम बातें करने के लिए आशा तो है। ये कभी भी निर्माण हो ही नहीं सकता। इस आधार पे तो निर्माण नहीं हो सकता, जीवन नहीं जिया जा सकता। और इसमें अभाव नहीं हो सकता इस जीवन में, कभी भी आप खो सकते ही नहीं, इसमें तो आपकी सत्ता का परिवर्धन है। आप शिक्षा लेके कमज़ोर थोड़ी बन जाते हैं, इसमें आपसे कोई चीज़ छूटती है तो आपका अज्ञान छूटता है, बस। अगर वो छूटना है तो वो तो ज़रूर छूट जाएगा। तो आपकी अचेतनता है, आप जब समर्पण करेंगे हायर अपने इष्ट को, तो वो छूट जाएगा। आप में हायर पावर्स प्रवेश करने लगेंगी। आपका छोटा-सा व्यक्तित्व है वो उतना छोटा नहीं रहेगा। गहरे विचार, गहरी चीज़ें आज जो हम बात कर रहे हैं, आप सामान्य व्यक्ति को बताएँगे, ये बातें नहीं समझ में आएँगी उसको। तो बताइए आप लोएस्ट डिनोमिनेटर किसको बताएँगे? देश को किसके आधार पे रखेंगे? उस व्यक्ति के आधार पे या जो हाईएस्ट व्यक्ति है उसके आधार पे? ये बात है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री